टुडे वी विल लर्न एसईओ। किसी भी वेबसाइट के पेज पे हम कोई भी आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हैं और उसकी एसईओ कैसे करते हैं, ये आज हम सीखते हैं इस वीडियो में। और सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल होगा और सब कुछ ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। जो कोई समझने की कोशिश करेगा उसे समझ आएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी है पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, करके प्रैक्टिकली दिखाया गया है। जो कोई सीखने की गर्ज से आया है वो वीडियो को पूरा देखे, और जो कोई 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट देख कर जाने वाला है, इग्नोर करने वाला है, तो वो शुरू से ही ना देखे। अगर कोई सीखने की गर्ज से आया है तो वीडियो कंप्लीट देखे, उसे वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करना भी आएगा और उसकी एसईओ करनी भी आएगी। वेबसाइट पर पिक्चर कैसे अपलोड करते हैं या किसी आर्टिकल में पिक्चर कैसे लगाते हैं वो भी पता चलेगा। उसके अलावा हेड टैग्स जो हैं, एसईओ का मेन काम जो है हेड टैग्स लगाना, वो भी किसी आर्टिकल के हेड टैग्स लगाने भी आपको इसी वीडियो में आ जाएंगे। जो देखेगा उसको आएगा, जो इग्नोर कर जाएगा उसको नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरी देखोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। वीडियो की तरफ चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन, हेडर्स की ऑप्टिमाइजेशन आपको पता है कि कंटेंट के अंदर जो है वो हम लोगों ने सीखा था, और कंटेंट में हम लोगों ने मतलब ये सेंस भी क्रिएट की थी कौन सा हेडर 1 है, कौन सा हेडर 2 है, वो सब कुछ किया हुआ था। यहाँ पे एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, बल्कि रियल टाइम पोस्ट करके ही बताता हूँ आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटेंट पब्लिश करने से। हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाके एक आर्टिकल, एक पोस्ट जो है कोई सी भी पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद हम लोग उसकी प्रॉपर एक एसईओ करके देखते हैं। तो मैं आप लोगों को दो चीजें दो कैटेगरीज में काम करवाऊंगा। एक होता है पेज लेवल फैक्टर्स। पेज लेवल फैक्टर क्या होता है कि जितने पेजेस आपकी वेबसाइट में होंगे उन सबके साथ काम होगा, वो वाला काम हर एक पेज के साथ परफॉर्म किया जाएगा। मतलब आपकी वेबसाइट है, उसमें होम पेज है, उसमें अबाउट अस पेज है, उसमें सर्विसेज के 3 पेज है, उसमें कॉन्टेक्ट अस पेज है, तो टोटल मिला के 6-7 पेजेस बन रहे हैं। तो 6-7 पेजेस जो है उन सब के साथ वो काम अलग अलग हर पेज के साथ स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। उसको कहते हैं पेज लेवल फैक्टर्स, जो हर पेज के साथ परफॉर्म करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं साइट लेवल फैक्टर्स। साइट लेवल क्या होता है कि वो फैक्टर, वो जो काम है वो परफॉर्म होना है पूरी साइट के साथ ओवरऑल एक ही बार परफॉर्म होना है। मतलब एक दफा आप उसको सेटअप करेंगे तो वो पूरी साइट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये होता है साइट वाइड फैक्टर्स। ठीक है, साइट लेवल फैक्टर्स या साइट वाइड फैक्टर्स, कि आपने वो काम जो किया है वो आप एक करेंगे और पूरी साइट के ऊपर वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। और एक होता है पेज लेवल फैक्टर। उसमें क्या होता है, या पेज वाइड फैक्टर, के पेज, हर पेज के साथ वो काम अलग अलग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक साइड पे 5 पेजेस हैं तो 5 के साथ करना पड़ेगा, 50 पेजेस हैं तो 50 के साथ करना पड़ेगा। वो पेज लेवल फैक्टर होते हैं। तो हम लोग पेज लेवल फैक्टर से स्टार्ट करने लगे हैं कि जब हम लोग पोस्ट या पेज हमारी वेबसाइट पे होता है उसके साथ क्या क्या चीज करनी है। हम साइट लेवल पे जाएंगे कि पूरी साइट के लिए काम करेगा, तो पूरी साइट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा ऑन द होल, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो आर्टिकल पब्लिश करने से जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की जो असाइनमेंट्स मेरे पास आई हैं उनमें से कोई एक असाइनमेंट जो है मैं पिक करता हूँ और उसमें से एक आर्टिकल उठा के पब्लिश करता हूँ। और रेंडमली जो भी आ गई असाइनमेंट, और मैं उसको डिस्कस भी कर दूंगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर चीज़ें ठीक की हुई हैं, नहीं की हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो ये मैं ईमेल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने असाइनमेंट के लिए आपको दी हुई है, और इसमें एक आर्टिकल पिक करता हूँ मैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च की आ रही हैं इसमें, कंटेंट, कंटेंट कंटेंट का कहाँ पे है जी? चलें, ये है जी एमन बतूल। तो रैंडम उठाया मैंने, जिसका भी आ गया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखिए अपनी साइड पे जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई शायद इंटरनेट का इशू हो। अच्छा ये की आर्टिकल लिखा गया है जी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
और ये आर्टिकल लिखा गया है 6 कंट्रीज कोई हैं यूरोप के अंदर जो विजिट की जा सकती हैं। 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। ठीक है। अब इन्होंने जो कीवर्ड रखा है ना, मेरे ख्याल में मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ये इनका कीवर्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी रेपिटेटिव नजर आ रहा है। कोशिश किया करें टॉप पे लिख लिया करें कि हमारा फोकस या प्राइमरी कीवर्ड क्या था, और उसको जहाँ जहाँ यूज किया अगर वहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर दें, जस्ट फॉर क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को पता लगता रहे कि आपने कैसे उसको यूटिलाइज किया है, तो बेस्ट हो जाएगा। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। तो मैं अगर ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप जो है, पहले इसको कंट्रोल एफ, ये किस जिनका आर्टिकल है, एमन का आर्टिकल है, आप बता दें कौन सा फोकस कीवर्ड आपने यूज किया था, जस्ट इन केस, वरना मैं तो अपनी जो सेंस है उससे यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा कीवर्ड मुझे लगता है कि यूज किया गया था। तो मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये यूज किया उन्होंने, ये पूरा कीवर्ड यूज किया है, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, क्योंकि ये भी 4 बार मुझे यूज हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्ट जहाँ जहाँ पे यूज हुआ है ब्यूटीफुल कंट्रीज, वहाँ साथ मोस्ट में यूज हुआ है। एब्सेंट है, चलें जिनका आर्टिकल ओपन किया हुआ एब्सेंट है, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे यही लग रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड देखें टाइटल में यूज किया हुआ है, गुड है। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में यूज कर दिया, फर्स्ट सेंटेंस में, गुड हो गया। सेकंड हेडिंग जो बनाई है उसके अंदर भी यूज कर दिया H2 में, गुड हो गया। वी आर लिस्टिंग ओनली 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। उसके बाद उन्होंने फिर एक नेक्स्ट जो सेकंड हेडिंग के नीचे पैराग्राफ था उसमें भी यूज कर दिया, गुड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे है जी फ्रांस, स्कॉटलैंड और ये सब कुछ है। तो यहाँ पे आगे उन्होंने खैर यूज नहीं किया। अगर मैं देखूं मेरे ख्याल में ये तकरीबन 500 वर्ड्स के आसपास, क्योंकि मैंने असाइनमेंट भी वैसे ही दी थी, उतना ये कंटेंट है। तो ऑलमोस्ट 4 बार यूज किया है, तो इट्स गुड। लेकिन ये था कि एक आधी बार अगर वो कहीं पे सेंटर में भी इसको स्प्रेड कर देते ना, सेंटर में कहीं पे, मिडिल में, लास्ट में, तो वो बेस्ट हो जाता। ठीक है, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में सब कुछ खत्म हो गया है, तो बहरहाल बुरा नहीं है, लेकिन ये कि नीचे भी अगर यूज कर जाते तो ज्यादा अच्छी बात थी। प्लस अगर यहाँ पे LSA कीवर्ड्स भी आप साथ मेंशन कर देते जो आपने यूज किए थे साथ, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाना था, क्योंकि क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाना है कि हमने किया क्या है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यूरोप को कीवर्ड को लूं और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूं, तो ये भी, और यूरोप का वर्ड भी जो है एक बार नीचे यूज हो रहा है, बस ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ के ऊपर ही ज्यादा फोकस यूरोप वाली साइड पे हुआ हुआ है। तो कम से कम यूरोप तो एक ब्रॉड वर्ड है ना, यूरोप के रिलेटेड आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो नीचे पैराग्राफ्स के अंदर कहीं ना कहीं पे यूरोप का वर्ड जो है ना वो रिपीट होना चाहिए था, या विजिटिंग इन यूरोप या विजिट टू यूरोप, कुछ उस तरह के रिलेटेड वर्ड्स यूज होने चाहिए थे। तो अगर ये LSI मेंशन कर देते, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे LSI ज्यादा यूज हुए हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे। तो ये है कि अगर यूज हुए होते, अगर वो ऊपर टॉप पे मेंशन कर देते तो मेरे लिए ज्यादा बेटर हो जाता, मुझे पता चल जाता कि क्या किया है। तो देखिए टूरिस्ट, यहाँ पे टूर का वर्ड भी यूज किया हुआ है, तो उसके साथ कोई यूरोप नहीं है, सिर्फ टूर की बात हुई है। तो यूरोप टूर या टूरिज्म टू यूरोप कुछ इस तरह का होता, तो रेलिवेंसी क्रिएट होनी थी कि ये टूरिज्म की जो बात हो रही है यूरोप के साथ हो रही है। तो ये 2 जगहों पे नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ मुझे कोई यूरोप का वर्ड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकली यूरोप के रिलेटेड है ना, टूर तो फिर बड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो ये है कि 500 वर्ड है, अराउंड 5 टाइम्स ठीक है, 4 बार यूज किया है दैट इज फाइन, 6 बार यूज कर देते दैट इज फाइन, कोई मसला नहीं था। लेकिन स्प्रेड सही नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद बाकी सब का सब जर्नल है। तो ये है कि 500 वर्ड है, अराउंड 5 टाइम्स ठीक है, 4 बार यूज किया है दैट इज फाइन, 6 बार यूज कर देते दैट इज फाइन, कोई मसला नहीं था। लेकिन स्प्रेड सही नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद बाकी सब का सब जर्नल है, जेनेरिक है, कहीं पे रेलिवेंसी नहीं बन रही। तो अगर एक एल्गोरिदम जो है गूगल का, वो ये पूरा आर्टिकल जब गो थ्रू करेगा तो यहाँ तक तो रेलिवेंसी है, बाद में जाके एक जर्नल आर्टिकल बन जाएगा। तो थोड़ा सा ना, मतलब रेलिवेंसी ज्यादा अच्छी की जा सकती है अगर यूज ऑफ LSI वर्ड्स अच्छा होता, और उसके अलावा जो है ना इसमें जो कीवर्ड को ब्रेक करके यूज कर लेते, सिनोनिम्स वगैरह यूज कर लेते, तो इस किस्म की चीजें होती ना, तो ये और बेटर हो जाता। और यहाँ पे देखें H1 यूज किया गया है और H2 यूज किया गया है, और H3 जो है वो क्योंकि नाम है सिटीज के और कंट्रीज के, तो उनके अंदर कीवर्ड एडजस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं तो मैं ऐसा कर लेता कि 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ये पहला H1 आ जाता, उसके बाद लिस्ट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ये H2 हो गया। और मैं जब स्क्रॉल कर रहा था, ये जो पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता कुछ, मतलब कोई एक हेडिंग और क्रिएट करने की कोशिश करता जिसमें मैं बता देता
यहाँ पे कह सकते थे, मतलब लिस्ट उन्होंने ऊपर पहले ही बोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह सकते थे क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग दीज 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, कुछ इस तरह का कर देते, क्राइटेरिया का वर्ड यूज कर लेते कि किस बेस पे हमने इनको सिलेक्ट किया है। नीचे जो है, या वाई वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, तो ये कोई इस तरह का एक एक यहाँ पे हेडिंग जो है उसको ऐड करते, और ये जो लिस्ट वाला है ना ये यहाँ पे ले आते। तो यहाँ पे कुछ इस तरह कह देते, वाई वी आर किस तरह का, मतलब कोई भी हेडिंग बन सकती थी, या क्राइटेरिया बन सकता था, वर्क कवरिंग मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। तो या वाई वी आर फोकसिंग ऑन मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, कुछ भी ऐसा यहाँ पे ऐड कर लेते थे। यहाँ पे 1-2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में बताते हैं कि क्यों हमने इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है वो सीजन समर है, या अगर आपने समर में जाना हो, विंटर में जाना हो, ये कंट्रीज बेस्ट है, यहाँ पे जाना चाहिए, इस तरह की लिख लिख दिया जा सकता था। और यहाँ पे एंड पे यहाँ पे था, here is the list of ये बन जाना था, ये एच हो जाना था, क्योंकि इसके अंडर ये आपने लिस्ट को फिर डिस्कस करना स्टार्ट करना था। तो कुछ ऐसा किया जा सकता था। बहरहाल अगर वो नहीं फिट हो रहा था तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो करना ही करना था। मैं सिर्फ एक H3 को भी एडजस्ट करने के लिए जो है ना, वो थोड़ा सा एक गाइडेंस बस दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर लेते, तो कुछ उसके लिए जरा आपका H3 के अंदर भी कीवर्ड यूज हो जाना था। ठीक हो गया। तो ये अब ओवरऑल ठीक है, मतलब इसमें कीवर्ड यूजेज 4 बार है एग्जैक्ट, वो ठीक है, लेकिन एलएसआई का यूजेज थोड़ा सा मसला है। और ब्रेक नहीं किया, रेलिवेंट टर्म्स को यूज नहीं किया, सिनोनिम्स को यूज नहीं किया, मतलब वो उस तरह से ना थोड़ी सी रेलिवेंसी इसकी इफेक्ट हो रही है। तो बहरहाल H1 H2 यहाँ पे एक बात और बता दूं, आर्टिकल का तो ओवरऑल डिस्कशन होगी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने लिखा है इस एंगल से, उनको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा कि क्या होना चाहिए था। और टॉप पे लिख देते प्राइमरी कीवर्ड कौन से है, और मैंने साथ जो एलएसआई ना भी मेंशन करे खैर होती है, लेकिन लिख दे तो अच्छी बात है, क्लाइंट को सेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा इट्स बैड, ये अच्छा लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे और इम्प्रूव हो सकता था, ताकि आप सब लोग समझ सकें, और सब लोग जिन्होंने इस तरह से लिखा है वो उसको और इम्प्रूव कर सके। ठीक है, वरना तो इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, एक चीज और आपको बता दूं कि किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर ही जो है ना, ये जो टैग्स होते हैं, ये जो हेडर्स हैं आपका, ये H1 है, ये H2 है, ये फ्रांस वगैरह फिर H3 होंगे ना, फ्रांस स्कॉटलैंड सारे H3 हो जाएंगे। तो इनको विद इन डॉक्यूमेंट किस तरह से टैग्स असाइन करते हैं, अगर आपको ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये H1 जो आपका टॉप हेडिंग है ना, आप इस पूरे को सिलेक्ट करें। ये ऊपर देखिए तो ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके पास वर्ड के अंदर भी ऑप्शन होता है, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या होगा कि मेरे जो टाइटल है ना, इस पे हेडिंग 1 का टैग अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ना अपने ये वेबसाइट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली H1 इस पर लगा लगाया आएगा। तो मैं इसलिए आपको ये एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ। उसके बाद ये सेकंड H2 है, तो H2 हेडिंग है, तो इसको आपको पूरे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करें, और ये आपके पास हेडिंग 2 लिखी हुई आ रही है, इस पर क्लिक कर दें। इसको हेडिंग 2 जो है वो साइन हो गया ऑटोमेटिकली, और अगर आप इसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा तो हेडिंग 2 का कोड इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसके बाद फ्रांस स्कॉटलैंड सारे जो हैं ये H3 लेवल पे आ रहे हैं, तो आप नॉर्मल टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पे H3 पे क्लिक कर दें। फ्रांस आ गया, फिर स्कॉटलैंड है, इस पे जाएं और जाके H3 पे क्लिक कर दें। तो विद इन द वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप इन टैग्स को साइन कर सकते हो, ताकि जब पर्सन कोई कॉपी पेस्ट करे इसको वेबसाइट पे, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुए आ जाए। ठीक है, लाइक किसी CMS बेस्ड वेबसाइट की अगर आप करेंगे तो ये मेरा ख्याल है मैंने नहीं बताया था उसमें असाइन करने का वे। तो ये साइन करने का वे भी मैंने आपको बता दिया कि क्या H1 है, क्या H2 है, क्या H3 है, आप उनको प्रॉपर जो है यहाँ पे भी टैग्स साइन कर सकते हो। ठीक है, जी जी प्लीज। मैं अब अगर वो असाइनमेंट्स ओपन करना स्टार्ट कर दी ना, तो फिर वही रह जाएगा। तो आप फिर भी मैं इंशाल्लाह करूंगा, कुछ मैं रैंडम और भी कर दूंगा, लेकिन ये है कि एक से कुछ तो रेलिवेंस को रिलेट करोगे ना आप लोग। तो ये आपका जो H1 है, H2 है, H3 है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर असाइन करने का पता लग गया कैसे करते हैं। कि आप उस हेडिंग को सिलेक्ट करें, और ये टॉप पे जहाँ पे आपका नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा था, इस पे जाके आप लोग असाइन कर सकते हैं अपनी हेडिंग। ठीक है, नहीं भी करते तो मसला नहीं है, लेकिन कर लेंगे अच्छी बात है, कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो एज हेडिंग्स ऑटोमेटिकली चली जाएंगी।
अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ कि इस आर्टिकल को पिक करता हूँ, ओ सॉरी एक पैराग्राफ डिलीट हो गया। कीवर्ड एनालिसिस के लिए मैंने जी 3 वेबसाइट्स बनाई हैं, कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट और जैक्सी। अच्छा, ये मैं कर रहा हूँ पूरा कॉपी, कॉपी करके मैं जा रहा हूँ अपने वर्डप्रेस पे। दिलताफ आपका नाम शो हो रहा है, अप्लाई कर लें। ये मैं ना भी लगा होगा तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अच्छी बात है। चलो, जो क्लाइंट है उसके लिए आपने एक काम जो है वो इजी कर दिया कि उसको कॉपी पेस्ट भी करेगा ना, तो जो जो टैग आपने यहाँ लगाए हैं H1 H2 H3 का, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ आ जाएगा CMS बेस्ड वेबसाइट में। जी पिक्चर वगैरह सब कुछ बताने लगा हूँ अभी, ये देखिए ना, अभी मैं लाइव करने लगा हूँ तो साथ पिक्चर्स भी ऐड होंगी, वीडियो एम्बेड करना भी बताऊंगा आप। ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैं करता हूँ कॉपी, पूरे आर्टिकल को, और ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 लगा लोगे ना, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करना है, और ये जो ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ आ रहा था, इसकी जगह पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो है कोई भी टैग हेडिंग 4 वगैरह साइन किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी अगर नहीं भी किया होता तो हम लोग वेबसाइट में जाकर कर लेते, वो कोई मसला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो गूगल नहीं देख रहा, गूगल ने तो वेबसाइट पे देखना है। यहाँ करने से सिर्फ क्लाइंट को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस आर्टिकल को कॉपी करके हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट पे करते हैं। तो वर्डप्रेस CMS जहाँ पे बहुत साइट जो हैं, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आज से मैंने बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे कोडिंग नहीं आती उन ड्रैग ड्रॉप के ऊपर वेबसाइट बनाना हमें ऑप्शन दे दिया है, बड़ा हमारे लिए फिजिबल कर दिया है। तो CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, मजेंटो है, Wix है, वीबली है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्क्वायर स्पेस और काफी सारे और चीजें भी हैं। तो ये सारे के सारे आपके CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, पिक्चर आपने विद इन डॉक्यूमेंट ऐड करना है, वो भी हो जाती है, मैं आपको सीधा वेबसाइट पे भी ऐड करके बताने लगा हूं जी, कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल कर दें। अच्छा, अब यहां पे देखें ये वर्डप्रेस किस तरह से काम कर रहा है। वॉइस डिस्ट्रैक्टेड, जी जी अल्ताफ, जल्दी जितना जल्दी हो सके कर लें। वॉइस का क्लियर करें जी, मैं कंफर्म करें, मैं आगे बढ़ूं। हाईली रिकमेंडेड, पिक्चर ऐड करना तो पिक्चर्स के बगैर तो काम नहीं ना चलेगा। मैं आपको लाइव आर्टिकल में, एक प्रॉपर आर्टिकल में पिक्चर्स ऐड करके दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि तो मैं आपको अगर डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपने सीखना है वो भी बता दूंगा। क्लियर है, देखिए फिर इंटरनेट का इशू होगा जो लोग वॉइस की बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलें। तो यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, ये आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल रिव्यू किया है, और मैंने हेडिंग्स को टैग लगाना बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर आके थोड़ा सा इसको देखते हैं। वर्डप्रेस इज वन ऑफ द CMS टू क्रिएट वेबसाइट्स, और इस पे बड़ी वेब के ऊपर जो बहुत मेजोरिटी में है वर्डप्रेस CMS के ऊपर बनी हुई है, इस वजह से हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर हम बाकी CMS भी करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर CMS, मोस्ट जो CMS बाकी हैं। तो ये है कि इस पे कर लेंगे तो उन पे करना को बहुत बड़ा मसला नहीं रह जाएगा। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर आप आए हो, वर्डप्रेस के अंदर इसने जो पूरा डैशबोर्ड बनाया हुआ है ना, ये कुछ 50% तो हम लोगों ने कवर कर जाना है इसको, इस पे SEO करते करते, तो इसलिए 40-50% डेवलपर तो आप ऐसे ही बन जाओगे, बाकी जो रह जाओगे इंशाल्लाह ताला वो भी मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड, पोस्ट नीचे सेक्शन आ रहा है, पेजेस का सेक्शन आ रहा है। इन लोगों ने 2 सेक्शन बनाए में कंटेंट ऐड करने के लिए, एक पोस्ट सेक्शन एक पेजी सेक्शन है। अगर टेक्निकली देखा जाए, एक कस्टम साइट हो, वहां पे पेजेस पोस्ट इस तरह से कोई इतना उसका वेरिएशन नहीं होता। वर्डप्रेस ने 2 क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं, वर्डप्रेस कहता है कि अगर आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर स्टैटिक पेजेस हैं और डायनेमिक पेजेस हैं। अब स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस होता क्या है, स्टैटिक पेज वो है जिसमें चेंज नहीं आ रहा होता, जो फिक्स रहते हैं, वो स्टैटिक पेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अबाउट अस पेज बनाया हुआ है, तो अबाउट अस का पेज क्या करोगे आप, रोज आके उसको चेंज करोगे जी, कल मेरे बारे में अबाउट अस ये था, आज कुछ और है।
ठीक है, 10 दिन बाद कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। कभी कोई नई अचीवमेंट हुई, कोई नई चीज ऐड करनी हुई, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, तो आप उस पेज पर थोड़ी एडिट कर लोगे, एडिटिंग कर लोगे, वरना अबाउट अस सेक्शन के अंदर आपने जो लिख दिया वो वही पड़ा रहना है। ठीक है, तो अबाउट अस पेज जो होता है वो उसको हम स्टैटिक पेज बोलते हैं, कि वो चेंज नहीं होता। आपने एक बार लिख दिया, वो होता है 4 साल वही अबाउट अस सबका पड़ा रहे। आपने अपने बारे में बताया, आपने मिशन स्टेटमेंट बताई है, और अपना विजन बताया, और बस दैट इज इट। तो वो है स्टैटिक पेजेस। उसके अलावा सर्विसेज की पेजेस हैं। आपने सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, सर्विसेज के अंदर पास हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है, आपने उसका कंटेंट लिखा हुआ है। आपके पास ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज है, आपने उसका कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च की, इस तरह से आपके पास कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज है, आपने उसका कंटेंट लिखा हुआ है पेज पे। तो क्या आप रोज ही चेंज करोगे कारपेट क्लीनिंग, आज ये है, कल ये है, परसों वो है? नहीं, जो आपने इन्फॉर्मेशन लिख दी है वही रहनी है। सिर्फ प्राइसिंग का डिफरेंस आ सकता है, तो कभी कभार शायद आपको कोई प्राइस अपडेट करनी पड़े, वरना वो पेज वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है यार, थोड़ा सा वेबसाइट पूछ रहे हैं, चलो प्लीज गाइड कर दें। मैं मतलब नहीं तो एंड पे आके मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने फ्राइडे को किया था। अच्छा, तो अभी स्टैटिक पेज वो होते हैं जो चेंज नहीं हो रहे थे। अबाउट अस, सर्विसेज के पेजेस, कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये पेज तो बन गया पड़ा रहेगा वेबसाइट के ऊपर, इसने जल्दी चेंज, कोई अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो आप करोगे, वरना इसको इस पे कोई चेंज नहीं आती। वेयर एज दूसरी साइड पे एक ब्लॉग है। ब्लॉग मीन एक आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट है। उस पे क्या होता है कि आपका ब्लॉग का सेक्शन है या होम पेज है, जहां पर रिसेंट पोस्ट नजर आ रही हैं। आप क्या करते हो, मैं साथ ओपन भी कर देता हूँ। आज आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, कल आप दूसरा कर रहे हो, एक दिन में 3 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, एक वीक में 2-3 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो। जैसे नए नए आर्टिकल्स आते जाएंगे, पुराना कंटेंट नीचे मूव करता जाएगा, नया कंटेंट ऊपर आता जाएगा। तो वो पेज फ्रीक्वेंटली, मतलब कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है। वो होता है डेमो पेज। पेज के ऊपर चेंजेस आ रही होती है। न्यूज की वेबसाइट है, तो न्यूज की वेबसाइट का होम पेज उठा के कभी उसकी वेबसाइट ओपन करके देख लो, कभी भी सेम कंटेंट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि नया नया कंटेंट होगा, पुराना मूव करता जा रहा होगा नीचे। तो वो है आपका डायनेमिक पेज, कि जहां पे कंटेंट अपडेट फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है। वॉइस में बार बार प्रॉब्लम आ रही है मुझे, होना नहीं चाहिए, मैंने साथ मोबाइल पे भी ओपन किया हुआ है। चले देखें, नेट का इशू है या मेरी साइड से इशू है, मुझे फिर दोबारा कंफर्म कर दे, मैं देख लेता हूँ। तो मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस की एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आप प्रो पाकिस्तानी.com एक ही है, और एक मैं साइट ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमने 000 वेब होस्ट पेड बनाई है, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी चल, तो मैं अभी आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। जी, मैं आपकी साइट भी ओपन कर लेता हूँ। नो वॉइस तो अभी तो बोलना ही बंद किया हुआ था मैंने। नो वॉइस तो अभी तो बोलना ही बंद किया हुआ था मैंने। जी, वॉइस वॉइस आ रही है, मैंने बोलना ही बंद किया हुआ था। मैं कंफर्म कर रहा था कि आप लोगों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही। अगेन वॉइस डिस्ट्रैक्टेड। नो वॉइस, क्या इशू आ रहा है?
गया। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के आपके जो सेक्शन होते हैं वेबसाइट के, या दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक स्टैटिक होती हैं, एक डायनामिक होती हैं। स्टैटिक वो होती हैं जहां पे कंटेंट चेंज नहीं आ रहा था, वो पेजेस जहां पे कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, जैसे अबाउट अस का पेज है, जैसे सर्विसेज के पेजेस हैं, जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज है, वो एक बार जो बन गया वो वही रहना है, वो बार बार चेंज नहीं होगा। और डायनेमिक पेज क्या होता है कि जिस पेज के ऊपर फ्रीक्वेंट अपडेट्स आ रही होती हैं, तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज वेबसाइट्स, जहाँ पे नई नई न्यूज पब्लिश हो रही हैं विद इन मिनट्स। तो क्या होता है कि पेज जो आपका ब्लॉग का पेज या आर्टिकल्स का पेज है या न्यूज वाला पेज है, वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है। वहां पे नई नई न्यूज आ रही होती है, पुरानी नीचे मूव कर रही होती है। ठीक है, उसको कहते हैं डायनामिक पेज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो साइट्स ओपन की हैं, एक प्रो पाकिस्तानी है। प्रो पाकिस्तानी में अगर आप देखो तो ये साइट है जिसपे आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट है, जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 सेकंड्स पहले एक न्यूज आई है या एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, फिर 13 मिनट पहले एक पब्लिश हुआ है, फिर 23 मिनट पहले एक पब्लिश हुआ है, फिर 39 मिनट पहले एक पब्लिश हुआ है, फिर 46 मिनट्स पहले एक पब्लिश हुआ है, फिर 55 मिनट्स पहले एक पब्लिश हुआ है, फिर 2 आवर्स अगो एक पब्लिश हुआ है, 2 डेज अगो एक पब्लिश हुआ है। तो 2 डेज अगो ये 4-5 आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नए आर्टिकल्स आते जा रहे हैं, पुराने आर्टिकल्स नीचे मूव करते जा रहे हैं। तो ये पेज फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। ये फ्रीक्वेंटली अपडेट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो कंटेंट टाइप है वही ऐसा है कि ये फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे होते हैं, इनके ये न्यूज और आर्टिकल्स और लोगों को शेयरिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जैसे नई इन्फॉर्मेशन आएगी, पुरानी इन्फॉर्मेशन डाउन होती जाएगी, नई इन्फॉर्मेशन ऊपर शो होती जाएगी। तो ये पेज कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो रहा है। ये 3 सेकंड पहले अपडेट हुआ है, 13 मिनट पहले उससे पहले अपडेट हुआ था, उससे पहले 23 मिनट पहले अपडेट हुआ था। तो नया नया कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये डायनेमिक पेज है जहां पे कंटेंट चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये दूसरा वेयर है, मैं दूसरी एक एग्जांपल दूं आपको, वेब होस्टिंग। ये 000 वेब होस्ट जिस पे हमने साइट बनाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीप वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर, फॉरम, ये डिफरेंट यहाँ पे जो इसके सेक्शंस आ रहे हैं। तो चीप वेब होस्टिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक पेज ओपन हो रहा है। या चले ये होम पेज की एग्जांपल ले लें। ये होम पेज जो मैंने पहले सबसे पहले ओपन किया है, इसी की एग्जांपल ले लें। ये आप कल जब हमने 3 दिन पहले ओपन किया था तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। इसको 3 दिन बाद ओपन करोगे तब भी ऐसा ही होगा। शायद कभी डिजाइन की कोई चेंज करें या प्राइसिंग को अपडेट करें तो प्राइसिंग चेंज कर लें या डिजाइन चेंज कर लें, वरना ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। या शायद कभी ये कहें जी कंटेंट थोड़ा चेंज कर लें तो कंटेंट को चेंज करें, वरना क्या होगा कि ये पेज ऐसा ही रहना है। इसके ऊपर कोई चेंज रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। उसने एक बार जो कंटेंट ऐड कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी सारी, पैकेजेस प्लान सब कुछ रख लिया, अब इसने अपडेट नहीं होना। अब ये नहीं होगा कि हर रोज ये नया पेज आ रहा होगा। तो ये स्टैटिक पेज है, जो ये डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक होता तो ये अपडेट हो रहा होता। उसके बाद चीप वेब होस्टिंग, एक ये इसका पेज बना हुआ है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो ये चीप वेब होस्टिंग का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चीप वेब होस्टिंग, और उसमें टाइम बता रहे हैं जी हम सेल लगी हुई है, आप इसको अवेल करें, और इसमें ये इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। तो भाई जब तक वो खुद चाहेंगे नहीं ना, या उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक वो ये सारा कंटेंट अपडेट नहीं करेंगे। अभी ये नेक्स्ट अपडेट क्या कर सकते हैं कि हो सकता है जब ये ऑफर खत्म हो जाए 6-7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो ये जो टाइमर है यहाँ से निकाल दें। बाकी ये सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये स्टैटिक पेज है कि एक बार बन गया है, उनका पर्पस फुलफिल हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं कि उसको बार बार अपडेट करते रहें। हाँ, अगर डायनामिक होता तो फिर इसमें फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा था, एक दिन में 2 बार, एक वीक में 2 बार, 2 वीक में 4 बार, उस तरह से इसमें रेगुलरली अपडेट हो रहा होना था। तो स्टैटिक पेजेस वो होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जो अपडेट नहीं होते, जो बाय नेचर उनमें अपडेट्स रिक्वायर्ड नहीं होती। अब अगर हाँ बाय नीड उसमें डेवलपमेंट या उसमें चेंजेस की जा सकती है। और जो डायनामिक पेजेस हैं उसमें फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आ रही होती हैं। ठीक है, वो डायनामिक पेज है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ब्लॉग। कोई ब्लॉग, को आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट, कोई न्यूज बेस्ड वेबसाइट जो होती है वो, इसमें किसी भी कैटेगरी में चले जाएं आपको नए नए आर्टिकल्स ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली उनमें आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायनामिक आपकी जो साइट है जिसके ऊपर नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ऐसे ही ये मेरे हसन ने बोला था, किसने बोला था, हसन ने, उनकी न्यूज मैग वेबसाइट है। तो मैंने ओपन किया है तो इनकी वेबसाइट आपके सामने ये नजर आ रही है। इसमें ये हेल्थ वगैरह और ये जितने भी कैटेगरीज आ रही हैं, अगर इनको आप ओपन करके देख लोगे, या आप इनकी डेट्स ही देख लो, अगस्त 7, अगस्त 3, जुलाई 17, या इस नेचर की ब्लॉग है कि यहाँ पे भी फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपडेट रिक्वायर्ड है, और ये कंटेंट अपडेट कर रहे होंगे और वही पहले जगह ले रहा होगा, पुराना कंटेंट मूव कर रहा होगा डाउन। ठीक है, तो ये भी एक डायनेमिक डायनेमिक जो है ना वो उस कैटेगरी की ब्लॉग है। ये कह रहे थे स्टैटिक भी है। तो स्टैटिक में क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्टैटिक पेजेस इसके कौन से हैं?
तो वो कह रहे थे कि स्टैटिक भी है, तो स्टैटिक अगर यहाँ पे मुझे पेज तो कभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा जो स्टैटिक हो। लेट मी सी, बता दें अगर कोई है आसिम तो। जी जी चौधरी आसिम, मैं आपकी वेबसाइट ही देख रहा हूँ। तो इसमें जितनी कैटेगरीज हैं सब में कोई नया नया कंटेंट पब्लिश हो रहा होगा। हाँ ये देखिए, कॉन्टेक्ट अस पेज नीचे ऐड हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी का हुआ है, डिस्क्लेमर का हुआ है, अबाउट अस का हुआ है। तो ये पेजेस एक दफा जो ऐड कर दिया वही रहना है। वो अलग बात है कि उन्होंने अबाउट अस में कुछ नहीं ऐड किया। नहीं आ गया अबाउट अस आ गया यार। तो अबाउट अस जो है ये सेक्शन में देखें, ये दो तीन लाइनें ऐड की हुई है, जो बात लिखी हुई है ये ऐसी रहनी है, ये रोज अपडेट नहीं होनी। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। अब आप वेबसाइट्स बाकी इस तरह की जो भी देखते हैं आपको आइडिया हो रहा होगा। तो वो वाली वेबसाइट्स, वो वाले पेजेस जहाँ पे कंटेंट कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो रहा है, वो आपके डायनेमिक होते हैं और स्टैटिक वो होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो वर्डप्रेस ने क्या किया हुआ है, वर्डप्रेस ने यहाँ पे दो सेक्शन दिए हैं। कोई भी नई चीज जब आपने ऐड करनी है, नया कंटेंट ऐड करना है, तो वर्डप्रेस कहता है कि हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक पोस्ट सेक्शन है, एक पेजेस सेक्शन है। अगर आपके जो जो आपके एक वेबसाइट है, जिस तरह से ये आसम की वेबसाइट है जिसमें डायनेमिक मतलब ये कैटेगरीज हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह जिसमें पब्लिश हो रही हैं, ये सारे डायनेमिक पेजेस हैं। और साथ अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ये स्टैटिक पेजेस हैं। डिस्क्लेमर का पेज है, ये स्टैटिक पेज है। टीओसी, टर्म्स ऑफ कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी पॉलिसी डीसीएम में ये सारे जो पेजेस हैं स्टैटिक पेजेस हैं। ये एक बार जो लिख दिया है वो पड़ा रहेगा, बहुत रेयर है कभी चेंज करें। तो वर्डप्रेस कहता है कि वेबसाइट के जो स्टैटिक पेजेस होते हैं, जो चेंज नहीं होने होते, जैसे होम है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, तो आप ऐसा करें कि उसको पेजेस वाले सेक्शन में जाके ऐड करें। उससे फायदा क्या होगा कि वो पेजेस वाले सेक्शन में स्टैटिक पेज आप ऐड करोगे, तो अगर आपका डायनेमिक सेक्शन भी साथ है, आपके को आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट है, आप आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो, उनको आप पोस्ट वाली साइड पे करो। नई नई पोस्ट आ रहे हैं, नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पब्लिश करो। तो अगर आप पोस्ट के अंदर ही स्टैटिक पेजेस भी रख दोगे, तो अगर आपने एक साल पहले स्टैटिक पेजेस बनाए थे और एक साल में आपने कुछ 200 ब्लॉग पोस्ट, 200 आर्टिकल्स और पब्लिश कर दिए हैं, तो वो जो पेजेस है ना आपके, बिल्कुल 200 नंबर वाले पेज आप 20वें पेज पे, 10वें पेज पे आपके चले जाएंगे। फिर आपको वहां जाके फाइंड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फिर आप वो स्टैटिक पेजेस निकाल के सामने लाओगे। तो टू ऑर्गेनाइज इट बेटर, वर्डप्रेस क्या कहता है कि आप जो स्टैटिक पेजेस आपकी वेबसाइट के होते हैं, जिन्हें चेंज जिनमें नहीं आना होता, आप उनको पेजेस वाले सेक्शन में ऐड कर लो, ताकि जब भी उनको एडिट कभी जरूरत पड़े, साल दो साल बाद जब भी पड़े, आप पेजेस में जाओ, वहां पेजेस पड़े होंगे, आप उनको एडिट कर लो। और पोस्ट वाले सेक्शन में आप आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जो डायनेमिक कंटेंट है, न्यूज वगैरह जो भी पब्लिश करना है आपने, वो यहाँ पे आगे कैटेगरीज बनाए पब्लिश करते रहे। ठीक है, तो ये सेक्शन दो उन्होंने अलग अलग इसलिए किए हैं, टू ऑर्गेनाइज इट बेटर। वरना आप पीएचपी पे काम कर रहे हैं, एचटीएमएल पे काम कर रहे हैं, वहां पे कोई ऐसा इतना ज्यादा मेंशन नहीं करते भाई ये पेजेस पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस क्यों, टू ऑर्गेनाइज इट बेटर। समझ आ गई? तो अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसे पेजेस आपके पेजेस सेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि वो स्टैटिक है, एक बार ऐड कर दिए वो ऐसे रहने। पोस्ट सेक्शन में आपके जो नई नई आर्टिकल्स, नई नई ब्लॉग्स, नई नई न्यूज जो कुछ आ रहा होगा, वो सबका सब आप पोस्ट सेक्शन में ऐड करते रहा करोगे। तो ये पोस्ट सेक्शन आपका डायनामिक सेक्शन फिर हो जाएगा जो चेंज हो रहा है, और पेजेस सेक्शन आपका स्टैटिक है, बस एक दफा ऐड किए हुए पड़े हुए हैं, शायद की बात ये आपको कभी चेंज करने पड़े। आगे समझिए? तो स्टैटिक डायनामिक का पता है तो बताएं मुझे, और अगर समझ आ गई है तो फिर मुझे बताएं कि ये जो पोस्ट है जो मैंने एक एज एन एग्जाम्पल ली है, अगर मैं इसको पब्लिश करूं या इसको मैं उठा के पोस्ट करना चाहूं, इसको लाइव करना चाहूं, तो मैं पोस्ट में करूंगा या पेजेस में करूंगा? ये पोस्ट डायनेमिक होगी, डायनेमिक सेक्शन में होगी, या स्टैटिक सेक्शन में होगी? कहाँ पे होगी, मुझे आप लोगों ने ये बताना है। अगर इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया तो मुझे आपको समझो समझ आ गई हुई है। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, कोई इसका पेपर नहीं होना ना, इसमें कोई आपका मतलब ये है कि मार्क्स होने हैं कि आपने ना बताया तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना आपको। वरना मैं सिंपल कहता जी इसको उठाओ और जाके पब्लिश कर दो, जहां पे पब्लिश करना है वहां जाता और पब्लिश कर देता, आपको तब भी समझ आ जानी थी। लेकिन थोड़ा सा इन्फो देने से जरा ये कि आपका क्लियर हो जाएगा। डायनेमिक, ठीक है, बस आप लोगों ने बता दिया। तो डायनेमिक होना है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आज ये आर्टिकल है, परसों कोई और आया, तो आर्टिकल्स तो आते ही रहेंगे, तो ये डायनेमिक सेक्शन में जाएगा। तो डायनेमिक सेक्शन जो है आपका वो कौन सा है, ये मैं साइट्स क्लोज कर देता हूँ। डायनेमिक सेक्शन आपका है जी पोस्ट सेक्शन। ठीक है, तो आप पोस्ट में आओगे और एड न्यू में जाके आप publish करोगे। काम नहीं कर रहा, क्योंकि डिजाइन तो हमारे पास बना बनाया आया करेगा, कोई भी साइट आया करेगी। तो हम लोग प्रॉपर एसईओ की तरफ जा रहे हैं, हमने वो चीजें करनी है। तो ये जो आपका डिजाइन है, इस पर नहीं जाना कि डिजाइन इतना बुरा बना हुआ है, कुछ बना है या नहीं बना, तो डिजाइन की बातें बाद में होगी, हमारे पास वेल डिजाइन साइट्स आएंगी।
हम डेवलपर्स नहीं है कि पहले बना रहे होंगे और उसके बाद काम कर रहे होंगे। अगर हम बनाएंगे तो हम उसके पैसे अलग चार्ज करेंगे, लेकिन एज एन एसईओ जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे वेबसाइट बनाएं भी और उसको डिजाइन भी करें। तो वो एक एडिशनल स्किल है, वो इंशाल्लाह ताला आपको जो डिजाइन सेटअप करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। स्टैटिक में क्यों जाएगा इरफान? स्टैटिक में क्यों जाएगा? मीन स्टैटिक मीन्स के ये पोस्ट वहां लाइव हो गई तो पोस्ट के अंदर कल कोई नई पोस्ट भी तो आ जाएगी, परसों फिर नई कोई पोस्ट आ जाएगी। तो पोस्ट सेक्शन आपका स्टैटिक है, डायनेमिक है ना, कि पोस्ट में आज एक पोस्ट आई, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, उसके अगले दिन चौथी आएगी, पांचवी आएगी, छठी आएगी। पोस्ट तो नई नई आती रहेंगी। पेजेस में ऐसा नहीं होगा कि आज अबाउट अस का एक पेज आया, कल अबाउट अस पर दूसरा पेज आएगा, तीसरा पेज आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा। तो ऐसा नहीं होगा। अबाउट अस एक ही है, वो एक ही रहना है, वो एक फॉर एवर रहना है। कभी एडिट करना हो तो करोगे, वरना जो पेजेस के सेक्शन में एक अबाउट अस पड़ा है वो एक ही अबाउट अस है। अबाउट अस के 10 वर्जन नहीं आने। पोस्ट के अंदर जो एक आज पोस्ट है, कल दूसरी, परसों तीसरी, उससे अगले दिन चौथी, ये रेगुलर पोस्ट आती रहा करेंगी। ठीक है, तो ये डायनेमिक है। आर्टिकल्स जो न्यूज ये सारी जो होती है ना डायनेमिक साइड पे जाती हैं। तो आप पोस्ट में आएंगे, पोस्ट में आप आ जाएंगे ऐड न्यू में, और ऐड न्यू में जाके लाइव करेंगे, पोस्ट पब्लिश करेंगे। अब मजे की बात आपको बताऊं, जो मैं पोस्ट आपको पब्लिश करना बता रहा हूं ये भी आपका पार्ट नहीं है। एसईओ में मोस्टली क्या होता है, कंटेंट पब्लिश्ड होता है, पेजेस बने होते हैं, पोस्ट बनी होती हैं, इमेजेस लगे होते हैं, सब कुछ हुआ होता है। हमने सिर्फ उसका पोस्टमार्टम करना है और देखना है कहाँ पे मसले हैं और उनको ठीक करना है। कंटेंट के हैं तो उसको ठीक करना है, हेडर, उसके अलावा कोई एसईओ के मेटास के टेक्निकल इश्यूज हैं उनको ठीक करना है। तो हमने वहां से जाके उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी चीजें बनी बनाई आती हैं, आप बाद में जाके उसके ऊपर काम कर रहे होते हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूं आपको पब्लिश करके भी बता रहा हूं, ताकि अगर किसी को पब्लिश करके देना पड़े या अपने लिए करना हो आपको वो भी आता हो। तो हम लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल स्क्रैच से काम करना सीख रहे हैं। वरना आपके पास साइट आती है जो बनी बनाई होती है, पेजेस पोस्ट सब कुछ ऐड हुआ होता है, बस उनको देखना है एरर्स क्या हैं, क्या इश्यूज हैं, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको ठीक करवाना है। यार इरफान, सेक्शन 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 पे फोकस करें। ब्लॉग सेक्शन जो आर्टिकल सेक्शन है वो अपडेट होता रहेगा। तो पेजेस सेक्शन स्टैटिक है, ब्लॉग सेक्शन जो पोस्ट सेक्शन है वो डायनेमिक है, नई नई पोस्ट उसमें आती रहा करेंगी। ठीक है, तो सेक्शन पे फोकस करें। सिंगल सिंगल उसके ऊपर फोकस ना करें कि वो कंटेंट सिंगल जो लिखते हैं वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे आप आए, अब देखें यहाँ पे जो एक ये जो आपके पास आ रहा है ना, यहाँ पे टाइटल मांग रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, और ये आपके पास आर्टिकल पब्लिश करने की सेटिंग्स आ रही हैं। ये जो गुटनबर्ग जो है ना वो यूज हुआ है, जो वर्डप्रेस का नया एडिटर है। एक एडिटर इसका है क्लासिक एडिटर जो पुराना होता था। अब वो पुराना एडिटर इससे ज्यादा सिंपल इजी है एक न्यूबी के लिए। ये भी अच्छा है, इसके अंदर फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट इसमें टेक्निकलिटी भी थोड़ी सी है अगर आप ज्यादा एडवांस चीजें अचीव करना चाहते हैं। तो मैं आपको स्टैटिक जो है वो जो क्लासिक एडिटर है ना वो यूज करवाता हूँ, वो आपको इससे ज्यादा इजी लगेगा। ये भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। वो भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस के जो एज अ न्यूबी जब जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं उनको इस एडिटर से ज्यादा अच्छा एडिटर क्लासिक एडिटर लगेगा जो पुराना एडिटर था। तो आपने क्या करना है कि एक दफा इधर से जाए वापिस, मैं यहाँ पे भी आर्टिकल पब्लिश नहीं करने लगा, मैं इस एडिटर को चेंज करने लगा हूँ, मैं एडिटर को क्लासिक एडिटर में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ठीक है जी, कैटेगरी पे फोकस करो, सेक्शन पे फोकस करें। ब्लॉग्स जो पोस्ट सेक्शन है वो अप टू डेट हो रहेगा, वो अपडेट होता रहा करेगा। जो पेजेस सेक्शन है वो अपडेट नहीं हुआ करेगा, वो प्रीटी मच स्टैटिक होगा। जो पेजेस ऐड हो गए बस पड़े में, उसमें नए नए पेजेस बहुत मुश्किल है कि नए नए आए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्लगइन्स में जाऊंगा। प्लगइन्स क्या बला है? वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स की सारी गेम है। एक थीम होता है जिससे पूरा आपका डिजाइन होता है, और एक प्लगइन्स होते हैं जिससे फीचर्स ऐड होते हैं। जिसको प्लगइन यूज करना आगे, प्लगइन्स ऐड करना आगे, वो जो मर्जी अचीव करना चाहे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ, कोई फंक्शनैलिटी कोई फीचर वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स जो है ना, जस्ट लाइक एप्स एड ऑन्स, जैसे एंड्रॉयड और iOS आप यूज करते हो, एप्पल यूज कर रहे हो तो एप्पल के अंदर जो आपका स्टोर है एप्पल स्टोर, वहां पे जाके आप चीजें, एप्स, गेम्स डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ। वैसे ही वर्डप्रेस का एक तो बिल्टन आपका CMS सामने आ गया। अगर आप इसके साथ कोई चीज भी यूज करना चाहते हैं, उसको ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम प्लगइन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स आर एड ऑन्स जो आपके एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट जो होगी उसको और ज्यादा चार चांद लगा दिया दिया करेंगे। ठीक है, तो प्लगइन्स हम इतने डाउनलोड करेंगे और इतनी बार बार करेंगे कि हमें सब कुछ आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक एडिटर जो है ना
वो भी सेम है असल में फातिमा, लेकिन ये है कि क्लासिक एडिटर बेटर है। वो भी आ गया तो ये भी आ जाएगा, लेकिन वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसका अवेलेबिलिटी है ना, या तो अवेलेबल ना हो तो उसको यूज ना करें। ठीक है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, उसको यूज करना बेटर है मेरे एज पर माई एक्सपीरियंस। तो हम लोग उसको यूज करते हैं। आप देखें जी क्या करेंगे, ये प्लगइन्स में हमने बार बार आना है, तो आपको ये तो फिंगर टिप्स के ऊपर हुआ करेगा, मैं एक बार करूंगा, याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि हमने प्लगइन्स को बार बार आके डाउनलोड करना है। तो मैं फिलहाल क्लासिक एडिटर करने लगा हूं, तो मैं प्लगइन्स में जाऊंगा। प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू का आ रहा है, प्लगइन एडिटर का आ रहा है। तो प्लगइन्स में आपने ऐड न्यू पे जाना है। और मैंने बताया था आपको नोट करने का मेथड, मैं दोबारा फिर आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आगे फर्दर जब हम लोग आगे मूव करें, आप इसी तरह से डाउनलोड किया करो। तो डैशबोर्ड, प्लगइन्स, ऐड न्यू, ऐसे नोट करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा याद रहेगा, और खुद ब खुद ये तो वैसे भी माइंड में बैठ जाना है। तो डैशबोर्ड, प्लगइन्स, ऐड न्यू, यहां तक आया मैं। प्लगइन्स, ऐड न्यू, और ऐड न्यू के अंदर ये देखिए मल्टीपल प्लगइन्स आ रहे हैं, और ये पहला प्लगइन क्लासिक एडिटर खुद ब खुद ही आ रहा है। और अगर ना भी आ रहा होता तो मैंने क्या करना था, ये क्लासिक एडिटर जो है ना, इसका नाम सर्च करना था। यहाँ पे कीवर्ड के आगे जो सर्च प्लगइन्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे सर्च करना था एडिटर। तो क्लासिक एडिटर जब मैं सर्च करूंगा, मेरे पास नीचे प्लगइन आ जाएंगे। जैसे एंड्रॉइड पे जाके या आईओएस पे जाके आप एप्स वगैरह सर्च करते हो, गेम सर्च करते हो, वैसे ही है, ये स्टोर है। प्लगइन्स, ऐड न्यू, और यहाँ पे आपने क्लासिक एडिटर लिखा, ये क्लासिक एडिटर आपके सामने आ गया। ठीक है, इसके सामने लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ। तो जिस तरह आप गेम को डाउनलोड करते हो, वैसे ही आप इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इंस्टॉल हो गया, अब लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेट। तो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। मैं इस तरह पे करके बता रहा हूँ, और बाकी फिर आप लोग कर लिया करेंगे। ऐड न्यू, और यहाँ पे सर्च फॉर क्लासिक एडिटर। ठीक है, डाउनलोड, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। जी, काम हो गया। इतना ये पूरा पाथ है। डैशबोर्ड में जाओ जी, डैशबोर्ड के अंदर प्लगइन्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो, ऐड न्यू पे क्लिक करो, सर्च करो क्लासिक एडिटर, और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो। आपका काम खत्म, बस इतना ही काम है इस प्लगइन का। ठीक है, इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं आया, मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, मैंने क्लासिक एडिटर सर्च किया, या इंस्टॉल लिखा हुआ था, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो काम खत्म, ये आपका प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब आप क्या करें, वापस आ जाएं अपने पोस्ट सेक्शन में, और पोस्ट में आ जाएं आप ऐड न्यू पे। पोस्ट ऐड न्यू, तो ये आप ये भी ऐसे नोट कर सकते हैं कि नहीं, पोस्ट कैसे ऐड करनी है जी। गो टू पोस्ट सेक्शन, उसमें ऐड न्यू सेक्शन, ऐड न्यू सेक्शन में देखें, अब देखें ये एडिटर कैसा आपके सामने आया है। बड़ा क्लियर सा, क्लीन सा एडिटर है। ये टाइटल का सेक्शन अलग है, ये नीचे बॉडी टेक्स्ट कलेक्शन जो उसका सेक्शन है वो अलग आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा जो है ना, साइड बार भी थोड़ी टफ लग रही थी, ये चीज भी टफ लग रही थी। तो वो भी अच्छा है, मसला कोई नहीं उसके अंदर, वो भी आप यूज कर लोगे अगर आपको ये करना आ गया। लेकिन ये एज अ न्यूबी जल्दी पिक करने के लिए ये चीज ज्यादा अच्छी है, तो इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अच्छा, वो ब्लॉग वाला सेक्शन क्लियर हो गया? कौन पूछ रहा था? इरफान, क्लियर है ना सब? क्लियर ना हो तो आराम से चुप करके बैठना नहीं है, कि फिर भी अगर माइंड में आपको क्लैरिटी ना हो और आप चुप कर जाएं। अगर नहीं है फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया करना। तो क्लासिक एडिटर जी सबको इंस्टॉल करना आ गया। क्लासिक एडिटर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एडिटर है ना, ये ज्यादा ईजी है, मैं इसको यूज करने लगा हूँ। ठीक है, अगर क्लियर है तो जी पोस्ट कैसे ऐड होनी है। पोस्ट में ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया तो ये आपके पास पोस्ट सेक्शन ओपन हो गया क्लासिक एडिटर के बाद, वरना ये पहले आपको किसी और तरह नजर आ रहा था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइटल में टाइटल ऐड करना है। तो ये आर्टिकल मेरे पास है, मुझे बता दो क्लियर है सबको। अच्छा, टाइटल में आया मैं, ये जो मेरे पास टाइटल है इसको मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा टाइटल है आर्टिकल का। ठीक हो गया जी। वर्डप्रेस सुपर इजी, और इसमें बड़ा मजा आएगा आपको करने में, जब वेबसाइट्स बनाना भी आ जाएंगी ना, और ज्यादा अच्छा मजा आएगा। तो ये बाकी जो नीचे वाला टेक्स्ट है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, सारा का सारा जो बॉडी टेक्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं, इसको मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट किया, बल्कि अभी सारा कॉपी नहीं हुआ था। चले यहां से लेके हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये लें जी, यहाँ तक आया कॉपी। कॉपी करने के बाद वापिस आया,
डैशबोर्ड कैसे डिफरेंट है? मैं भी wordpress.com पे जाके तो नहीं बना दिया शायद, मुझे अब सेंड कर देना इसका स्क्रीनशॉट बाद में। जितनी मर्जी बनाओ वर्डप्रेस पे, स्क्रिप्ट है वर्डप्रेस, सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो आप यूज करते हो। अच्छा ये देखें जी, मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है ना, जो आपका टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नीचे वाले सेक्शन में आया, वहां से सारा का सारा जो पैराग्राफ जो सब बॉडी टेक्स्ट है उसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके एक पेस्ट या कंट्रोल बी जो पेस्ट का होता है, और ये पेस्ट पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट किया है मेरे पास, तो ये आपके सामने पूरा आर्टिकल यहाँ पेस्ट होके आ गया है। तो देखिए ना, मैंने एमएस वर्ड पे एडिटिंग कर दी है ना, ये देखें, यही तो एमएस वर्ड का था कि ये मैंने जो इसको टैग असाइन कर दिए थे वहां पे, तो मुझे अब दोबारा टैग असाइन नहीं करने पड़ेंगे। अब देखना इन सब पे टैग पहले से लगे होंगे, H2 H3 के टैग्स इन पे पहले से लगे होंगे, तो इसलिए उस फॉर्मेटिंग का ये फायदा है, वरना आपको यहाँ आके लगाने पड़ने थे। ठीक है, अब देखें ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पे असाइन ना करता H2, ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट ही होता और इसको मैंने बोल्ड वगैरह किया होता, तो देखिए मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ ना, इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ लेके आता, ये ऐसे आना था, या ज्यादा वो बोल्ड किया हुआ था आपने तो ऐसे बोल्ड में आ जाना था बस। तो फिर मुझे इसको बनाना पड़ना था, हेडिंग 2 इसको बनाना पड़ना था। तो बनाते कैसे हो बताता हूँ मैं अभी आपको। तो ये आपका टाइटल है, जो मोस्ट ऑफ द वर्डप्रेस थीम्स हैं, अनटिल अनलेस आप लोगों ने चेंज ना किया हो, या बहुत कम है, बहुत रेयर है जो इसको H1 नहीं बनाते, वरना जो आपका जो टाइटल होता है ना आर्टिकल का, ये बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 होती है। इसके बैकएंड पे जो कोड लगा होता है वो हेडिंग 1 का H1 का कोड होता है, तो आपको टाइटल के साथ कुछ खास काम करना नहीं पड़ता, आपका हेडिंग 1 बाय डिफॉल्ट होता है। अगर ना हो तो फिर आपको बैकएंड से चेंज करना पड़ेगा, वरना इसमें जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका H1 ही होता है, जो टाइटल में जो चीज भी आप लिखते हो। इरफान, अगर सी एस 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 टी अगर आपकी HTML पे या PHP पे बनी हो, CSS तो डिजाइन के लिए ना, तो उसके ऊपर आपका फिर ये CMS नहीं होगा, आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। मैंने आपको वो भी इंशाल्लाह सिखाना है। तो हमने CMS पकड़ा है जो ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, उसके बाद और CMS भी करेंगे, फिर कस्टम भी करेंगे, तो सब कुछ इंशाल्लाह होगा। कोई भी वेबसाइट आ गई ना आपकी, प्रोफेशनल वेबसाइट, डैशबोर्ड इसी तरह का आएगा। जब उस पर लॉग इन करोगे इसी तरह का डैशबोर्ड आएगा और उसमें आप काम करोगे। यही वजह है कि मैंने आपको यहाँ वेबसाइट बनवाई है जी। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट जो है उसको रहने तो छेड़ने की जरूरत नहीं होती। और इधर खास तौर पे आपके वर्डप्रेस में आपके बैकएंड पे थीम में जो फॉन्ट साइज है वही रखें। हाँ, थीम ऑप्शन में चेंज किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो, वरना यहाँ जरूरत नहीं होती। ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज आपको प्रोवाइड करता है, जो आपके मेन टेक्स्ट का है और जो हेडिंग्स का है वो भी स्टैंडर्ड होता है। वो भी जैसे मैं हेडिंग अप्लाई करूंगा आपके सामने आ जाएगा फॉन्ट साइज वो वाला भी। नहीं अली रजा, मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं हम एसईओ कैसे करेंगे, तो एसईओ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसकी भी। अच्छा, तो बाकी यार कोई मसला नहीं है, किसी को डिस्करेज नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में वो पूछा करें, वो फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा यहाँ पे अब ये अगर मैंने सिंपल टेक्स्ट रखा होता, मैंने यहाँ पे जिस तरह से इस पे कोई साइन नहीं किया, हेडिंग 2 वगैरह साइन नहीं की, तो मैं करता हूँ जी कॉपी पेस्ट पे पिक्चर ऐड नहीं होगी, वो गुटनबर्ग में हो जाती है, इस वाले एडिटर में नहीं होगी, तो मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको पिक्चर। तो अब क्या होगा जी कि यहाँ से मैंने सिंपल अगर टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया तो ये सिंपल ही आएगा, या बोल्ड किया हुआ था आपने तो बोल्ड आ गया। अब क्या है जी कि मैं बता रहा हूँ कि जो ये हेडिंग 1 होती है ना, हेडिंग 1 बाय डिफॉल्ट, ये जो आपका टाइटल है ये हेडिंग 1 होता है बाय डिफॉल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत कम, बहुत रेयर है कि H1 ये ना हो, वरना आपकी हेडिंग का टाइटल जो होता है, आपके जो पोस्ट का टाइटल होता है, पेज का टाइटल होता है, वो हेडिंग 1 होता है, बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर हुआ होता है थीम में। अगर ना हो तो फिर इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, वरना इसमें टच करने की जरूरत नहीं होती। जो भी सिंपल आपका हेडिंग 1 है कॉपी पेस्ट करें टाइटल सेक्शन में, ये आपका हेडिंग 1 का कोड असाइन हो जाएगा इसको। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये देखें सेकंड हेडिंग स्टार्ट हो रही है जिसको हेडिंग 2 H2। अब ये H2 जो है ना, तब तक H2 नहीं होगा जब तक हम इसको टैग नहीं लगाएंगे, क्योंकि गूगल तभी इसको H2 कंसिडर करेगा अगर हमने इसको बैकएंड से H2 बनाया होगा। तो बैकएंड पे मैंने आपको फिलहाल लेके नहीं जाना। मेरी कोशिश है कि आपको मिनिमम से मिनिमम चीजें, ये सारी चीजें कोड में भी हो सकती हैं, इसको एडिट किया जा सकता है, इसको ऐड वहां पे बैकएंड पे जाके कोड में इसको एडिट किया जा सकता है, बट मैं वहां से वैसे नहीं करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फ्रंट एंड से ही इसको कोडिंग जो इसको जो हेडिंग 2 का कोड असाइन करूंगा, वो कोड असाइन हम आप इस पूरी हेडिंग को करेंगे चेक,
तो सिलेक्ट कर लिया, के बाद आप ओपन ये पैराग्राफ, ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, टूल बार एक बनी हुई आ रही है, बट सारी टूल बार है, ये आपकी बनी हुई आ रही है। फिर वॉइस ब्रेकिंग, इफ्तिकार वीडियो में है, दोबारा आप देख लेना, उसमें सामने आ जाएगा जो मैंने हेडिंग साइन करना बताया। जी बाकी लोग भी बताएं, वॉइस इशू आप ऐसे ही रखेंगे। बाकी फिर बॉडी टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे ये आपके पास आ रही है हेडिंग 2। अगर आपने अपने वर्ड के अंदर प्रॉपर टैग साइन नहीं किया होगा तो फिर ये इस तरह से सिंपल ही आपको नजर आएगा, या बोल्ड अगर आपने किया हुआ तो वहां पे तो बोल्ड नजर आएगा, या आपको ऐसे ही नजर आना है। तो इसको फिर आपको हेडिंग 2 का कोड साइन करना पड़ेगा अगर आप गूगल को दिखाना चाहते हैं। तो इसको बैक एंड से भी मैं कोड साइन कर सकता हूँ, बट कोडिंग में आपको शो नहीं करवाना चाहता। जितना मुझसे मैक्सिमम पॉसिबल हुआ मैं आपको कोड वाली साइड पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ विद इन द डैशबोर्ड सिंपल से सिंपल मेथड से मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर सकूं। चलें कोई नहीं यार, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने इसको H2 बनाना है, तो पूरी हेडिंग को जब मैंने सिलेक्ट किया तो अगर आप ऊपर देखें आपके पास ये एक टूल बार आ रही है, ये वर्डप्रेस की टूल बार है। इस टूल बार के अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। जब मैंने इस पूरे के पूरे हेडिंग को पूरी को सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये पैराग्राफ के नीचे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 और ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मेरी हेडिंग 2 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके ये जो हेडिंग 2 है ना, ये यहाँ पे साइन कर दूंगा। तो ये हेडिंग 2 मेरी यहाँ पे इस तरह से साइन हो जाएगी। ठीक है, जाएंगे कोड पे, जब कस्टम साइड पे तो कोड करना ही पड़ना है ना, तो वहां तो हम जाए बच ही नहीं सकते। तो वहां पे कोड के अंदर भी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन तब तक आपका इंशाल्लाह लेवल कुछ अपग्रेड हो चुका होगा, आपको ये चीजें आती होंगी, तो वो फिर आप उसको ग्रैस्प करने के या उसको ऑब्जॉर्व करने के काबिल हो चुके होंगे। तो फिलहाल हम माने जाते। तो ये आपका हेडिंग 2 लग गया। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका पैराग्राफ होना था सिंपल। अब अगर आपने यही चीज यहाँ पे साइन की होती, इसको नॉर्मल टेक्स्ट की जगह में हेडिंग 2 यहाँ पे मैंने साइन किया होता, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट जब कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वहां पे हेडिंग 2 लगा हुआ आएगा, मुझे करने की जरूरत नहीं थी। तो ये फायदा होता है अगर आपने पहले से वर्ड में किया हो। तो ये देखें, कॉपी पेस्ट किया है, हेडिंग 2 ही रही है। और अगर ना की होती तो फिर आपको हेडिंग 2 यहाँ से आके पूरे हेडिंग को सिलेक्ट करके ये टूल बार से जो ऑप्शन आ रहा है इसमें से आपको हेडिंग साइन करनी पड़ेगी। तो ये है हेडिंग 2। उसके बाद ये देखें फ्रांस, जो फ्रांस है इसको मैंने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रांस को मैंने H3 साइन कर दिया था। ये देखें H3 मैंने साइन किया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको जब, तो ये H3 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे H3 ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ होगा। ये फ्रांस है ना, पूरे को सिलेक्ट किया, ये ऊपर ऊपर जाके देख लो टूल बार के अंदर हेडिंग 3 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। तो मुझे दोबारा साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर ना होता तो फिर मैं क्लिक करके हेडिंग 3 इसको साइन करता, तो फ्रांस को ऑटोमेटिक आ रहा है। इसी तरह से स्कॉटलैंड भी मैंने अप्लाई किया था, तो ये देखें H3 आ रहा है। इस तरह मैंने ग्रीक इस पे किया है, तो ये देखें 3 आ रहा है। आइसलैंड पे H3 आ रहा है। तो अगर मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई किया है तो यहाँ पे मुझे करने की फिर जरूरत नहीं है। ये फायदा होता है अगर आपने वर्ड के अंदर साइन कर दिया हो। आ गया होता तो कोई मसला नहीं था, यहाँ आता सिलेक्ट करता, क्लिक करता, H3 साइन कर देता इसको। ठीक है, तो ये ऐसे आपने हेडिंग से साइन करनी है। ये हेडिंग जब आप साइन कर रहे हो, असल में आपके पास बैकएंड पे कोडिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है, जो वर्डप्रेस आपके बिहाफ पे कर रहा है। और जब गूगल इस आर्टिकल को देखेगा ना, जब ये लाइव हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, गूगल को वो टैग नजर आएगा, समझ लो उसकी लैंग्वेज है, वो समझ रहा होता है कि अच्छा ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, उसको समझ आ रही होगी, और वो उस तरह से उसको एडवांटेज देगा, उसको वेटेज देगा। अगर नहीं साइन किया होगा तो फिर फायदा नहीं होगा उसका। वीडियो हैज नो साउंड लिखा है आकिफा ने। ठीक है, तो अब ये मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ, जो स्पेसिंग का इशू है इसको ठीक कर लेता हूँ। ये भी है, ये नॉर्वे से पहले एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये मेरे पास आ गया। और ये जो बुलेट्स बने हुए हैं, अगर नहीं लगाने हैं तो बुलेट्स खत्म भी किए जा सकते हैं। लगाने हैं तो 1 2 3 वाली साइड पे जाना था, तो ये अभी क्लिक करें तो ये 1 2 3 इस फॉर्मेट में भी लग सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने आ गया। तो ये आपका आर्टिकल जो है वो विदाउट पिक्चर अभी फिलहाल ऑलमोस्ट रेडी है। तो सब कुछ आपका आ गया। ये हेडिंग 1 आ गई, उसके बाद ये हेडिंग 2 आ गई, फिर ये नीचे जो हेडिंग सी ये आपकी हेडिंग्स 3 आ गई। तो मुझे बताएं कि हेडिंग्स असाइन कर लेंगे अब। सर हमने हेडिंग के डिफॉल्ट एडिटिंग पे ही रहना देना है, आई मीन हेडिंग 1 पे क्लिक करने पे वर्ड जितने साइज का है जिस फॉर्मेट में है उसे रहने दें या चेंज कर लें? नहीं सर, वैसे ही रहने दें।
वैसे ही रहने की जरूरत नहीं है आपको चेंज करने की या उसको स्मॉल फॉन्ट में लेके आने की। क्लियर है? अब आपको दो चीजें विद इन वर्ड डॉक्यूमेंट हेडिंग साइन करना आ गई कि हेडिंग कैसे साइन करते हैं। अगर यहां कर लेंगे तो आपको आगे जब वर्डप्रेस में दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। अगर यहां नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपको वर्डप्रेस पे जाके हेडिंग साइन करनी है और वो आपको साइन करना आ जाएगी। आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है, ये टूल बार है, टूल बार में ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कौन से नंबर वाली हेडिंग है जो साइन करना चाह रहे हैं। तो सिंपल है, सिर्फ नए हैं। तो इस तरह से आप जो भी आर्टिकल पब्लिश करेंगे उसमें हेडिंग्स को साइन कर लिया करेंगे। तो मैंने जस्ट आपके साथ अभी अभी क्या किया है कि मैंने आपको जो हेडिंग्स यहाँ पे हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने एक आर्टिकल राइटिंग की हद तक की थी, आपको मैंने आर्टिकल के अंदर भी करना बता दिया। और अब मैंने इसको ये भी आपको गाइड कर दिया कि किस तरह से आप इसको विद इन एन आर्टिकल, विद इन पेज जब आप पब्लिश करते हो किसी वेबसाइट पे तो उसके अंदर कैसे साइन करते हैं। तो हमने अभी अभी ये हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया। फॉन्ट फैमिली जो कुछ भी है बाय डिफॉल्ट थीम का वही यूज कर रहे हैं आप, यू आर नॉट दैट टेक्निकल। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे वो अडॉप्ट होगी वर्डप्रेस पे जो आपका थीम जो है ना, जिस फॉन्ट फैमिली को फॉलो कर रहा है, जो आपके थीम की फॉन्ट फैमिली है। अगर उसको चेंज करना है तो वो एडवांस्ड है, वो आपको थीम ऑप्शंस या आपको कोड के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपका हेडिक है ही नहीं, आप तो एसईओ करके दे रहे हो पर्सन को। और ये आर्टिकल पब्लिश करना भी आपकी हेडिक नहीं है, ये भी नहीं होता एसईओ के अंदर। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप अपने लिए कर सको। या कोई क्लाइंट अगर आपको बोले मुझे आर्टिकल राइटिंग करवानी है तो आप उसको कहो जी पब्लिश करवाना है, तब भी मैं हाजिर हूँ, उसके पैसे अलग लगेंगे। कोई अगर आपसे वैसे पब्लिश करने की बात कर देता है, आप कहें जी हाँ जी मुझे आता है पब्लिश करना, मुझे दे मैं आपको पब्लिश कर देता हूँ, तो उस पर आपको पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो एक स्किल ऐड हो जाएगी। ये फायदा है आपको। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सब? जल्दी बताएं क्लियर है तो मैं अगली एक दो चीजें जो है वो भी करवाना चाह रहा हूं। उसके बाद डबल वाइस नो नहीं इरफान, ये वाला काम वेब डेवलपर का नहीं है। वेब डेवलपर कोड करेगा, वेब डेवलपर उसके बाद प्रोडक्ट अपलोडिंग है, इस तरह काम है। ये अक्सर जो सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह को रख के यूज करवा रहे होते हैं उनसे करवा रहे होते हैं। डेवलपर भी कर देता होता है पर डेवलपर इसके भी चार्ज करता होता है। तो इनशाला हम लोग एसईओ करेंगे और साथ हम लोग डेवलपर भी इस काबिल बनेंगे कि अपनी वेबसाइट्स बना सकें। तो ये स्किल्स इसलिए सिखा रहा हूँ कि इनका आपको बड़ी जगहों पे फायदा होगा। आप देखोगे कि आप कहीं पे वर्चुअल असिस्टेंट बन गए हो, कहीं पे किसी को सर्विसेज दे रहे हो और वो कहता है जी वेबसाइट पे पब्लिश कर लोगे वर्डप्रेस पे, आपको नहीं आता होगा तो नो बोलोगे। ये चीजें की होंगी तो कहोगे हाँ जी आओ मैं करता हूँ हाजिर। तो ये चीजें आती होंगी तो आपको कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट होगा। वरना मैंने बताया कि साइट जो एसईओ के लिए आती है वहाँ मोस्टली कंटेंट वगैरह हर चीज पेजेस वगैरह सब ऐड होते हैं और अक्सर चीजें होती हैं जो नहीं होती है वो आप परफॉर्म करते हो। जी वही हेडिंग्स हैं ये वाली। पब्लिक में दिखाता हूँ अभी आपको। ऑल क्लियर, यस यस यस, गुड हो गया। ये साइट हमारी पब्लिश हो भी की तो इसका फायदा नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अच्छा अब एक और चीज, पहले पिक्चर अपलोड करने से पहले एक और चीज, वो चीज क्या है जी? या चले पिक्चर ऐड कर लेते हैं, इतनी देर से पिक्चर बोल रहे हैं। आपने पिक्चर ऐड करनी है इस आर्टिकल के अंदर। मैं अगर अब मैं साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि पिक्चर जो है ना वो गूगल से कैसे लेते हैं। अक्सर लोग पूछ रहे थे गूगल से पिक्चर कैसे लेते हैं। सलमान देखें वो कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है यार, ना कंफ्यूज करो ना कंफ्यूज करो। आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, स्लो स्लो आने दो। वो फिर सारे परेशान हो जाते हैं कि ये सलमान ने लिख के दिया है साइड कॉलन। अच्छा यहाँ पे पिक्चर मैंने ऐड करनी है जी। ये कहाँ पे किधर के एरिया के हैं? कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। तो मैं यहाँ पे कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप उठाता हूँ, यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करता हूँ मैं इसको। गूगल पे मैंने सर्च किया, ये आपके सामने मल्टीपल यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले फर्स्ट पेज पे आपने रिजल्ट्स पे नहीं जाना, यहाँ पे ऊपर देखो ये इमेजेस का सेक्शन आ रहा है। ये इमेजेस का सेक्शन आ रहा है तो आपने कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप लिखा और ये इमेजेस का सेक्शन आ रहा है, इस पे चले जाओ। ये आपको सबको मोस्टली पता ही होगा। नहीं सलमान है इस ओके, मैं वैसे ही बस मजाक कर रहा हूँ। असल में वो होते हैं ना कंफ्यूज, तो मैं कह रहा हूँ चले बेहतर है अभी ना करो। अच्छा यहाँ पे ये आपके सामने इमेजेस का सेक्शन आ गया जहाँ मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं कोई सा भी इमेज उठा के यूज नहीं कर सकता। अगर मैं कोई सा इमेज भी यहाँ से उठा के यूज करूंगा ना तो वो जिसके कॉपीराइट्स है ना, जिस पर्सन का वो इमेज है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो हमें क्लेम लगा कर सकता है, वो हमें गूगल को रिपोर्ट कर सकता है कि भाई ये मेरा इमेज यूज कर रहे हैं। तो वो अलाउ नहीं, क्योंकि ये जितने भी इमेजेस के अंदर गूगल इमेजेस के अंदर इमेजेस आ रहे हैं ना, आप जब सिलेक्ट करते हो, सर्च करते हो और इमेजेस पे जाते हो, ये सारे इमेजेस किसी न किसी वेबसाइट से आ रहे हैं। ये पहला इमेज है, ये पिंटरेस्ट से आ रहा है।
सेकंड इमेज है ये ट्रैवल अपडेट से आ रहा है। ये थर्ड इमेज जो है ये यूरोपियन बेस्ट डेस्टिनेशंस .com से आ रहा है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी वेबसाइट की प्रॉपर्टी है ये इमेजेस, ये कोई डायरेक्ट नहीं आ रहे कहीं से, ये किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू ही आ रहे हैं। तो ये है कि हम लोग इनको यूज करेंगे और वो लोग प्रॉब्लम हो सकता है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फिर इसको यूज करेंगे? गूगल में करना है। गूगल में आप देखें तो आपके पास ये जो जहाँ पे सर्च करने के बाद ऑल और साथ इमेजेस का सेक्शन था, जो इमेजेस वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया, इसी में थोड़ा सा आगे जाते जाएं, एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है टूल्स का। ये टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट पे। ठीक है, तो ये लास्ट पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे टूल्स का ऑप्शन क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास कुछ फर्दर ऑप्शंस ओपन हुई हैं जिसमें साइज, कलर, टाइप, टाइम, यूजेज राइट्स आ रहा है। आपने यहाँ पे ये यूजेज राइट्स जो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। जब यूजेज राइट्स पे आपने क्लिक किया है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऑल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। तो आपने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस जो है ना, इन पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है। ये क्रिएटिव कॉमन्स है। तो क्या किया आपने? सर्च किया, इमेजेस में गए, इमेजेस में फिर आपके पास ये सेटिंग के साथ टूल्स का ऑप्शन आ रहा था, उसको क्लिक किया। टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद साइज, कलर, टाइप, टाइम, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था आपके पास यूजेज लाइसेंस, उसको क्लिक किया और इसमें ऑल लिखा हुआ आ रहा था, क्लिक हुआ था। आपने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस जो है ना उसको क्लिक किया और आपके सामने ये कुछ इमेजेस रह गए। अब इन इमेजेस को आप यूज कर सकते हो, ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ है, ये कोई बंदा भी यूज कर सकता है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इमेजेस उतरे कुछ आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, जो उधर नजर आ रहे हैं वैसे तो नहीं होंगे, समटाइम नहीं भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे जो इमेजेस आ रहे हैं, अब इन इमेजेस में से आप कोई सा इमेज लेके यूज कर सकते। और इस हवा जो है अभी ये पिक्सेल्स और मिक्स किट और काफी सारे लोग शेयर कर रहे हैं, वो भी यूज किया जा सकता है। तो ये देखें और कौन कौन सी साइट है जहां से इमेज लिया जा सकता है। फ्री पिक, और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, बातें अभी खत्म हो जाएंगी। ये जो लोग साइट शेयर कर रहे हैं अनस्प्लैश वगैरह, वो भी ठीक है, वरना गूगल पे कैसे निकालते हैं वो बता दिया। भी ऐसे निकाल, फ्री पिक के ऊपर फ्री इमेज जो है ना वो आप यूज कर सकते हो। गूगल पे जाओ और यहाँ पे जाके लिखो रॉयल्टी फ्री इमेजेस। ठीक है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस आप गूगल पे जाके लिख लें। ये आपके पास पिक्सेल्स, पिक्साबे, अनस्प्लैश, जो जो साइट्स आपको यहाँ लोग बता रहे हैं, उनसे ज्यादा साइट्स आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएंगी आपको। ये सारी साइट्स जो है ना आपको फ्री इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ से इमेज यूज कर सकते हो। इफ्तिखार ने जो वे लिखा है बेस्ट, मतलब अब नोट डाउन करने के लिए अगर गूगल से लेना है, वो उसने नोट डाउन किया है कि गूगल पे जाएं, सर्च करें, सर्च फॉर योर कीवर्ड, क्लिक ऑन इमेजेस, क्लिक ऑन टूल्स, एंड देन ये आपके पास आ गया जो लेसन है उसमें ऑल में क्रिएटिव कॉमन लेसन्स। ठीक हो गया। तो ये आपने अगर गूगल पे करना है, वरना आप क्या करें, ये फ्री पिक वगैरह भी है, चलें ये तो इंडिविजुअल साइट है ना, आप गूगल पे आए और लिखें रॉयल्टी फ्री इमेजेस। तो रॉयल्टी फ्री इमेजेस में ये पिक्सेल्स, पिक्साबे, अनस्प्लैश, अनस्प्लैश, ये सारे जो है ना, इसके अंदर ये शटर स्टॉक भी जो फ्री इमेजेस अवेलेबल है, ये सारे आपको फ्री इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको जाके आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो गूगल से बता दिया मैंने और बाकी भी बता दिया, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गूगल से मैंने लिया है इमेज, ये देखें, इसमें मैं कहता हूँ ये मतलब ये वाला इमेज पिक करके मुझे ऐड करना है, 5 मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस इन यूरोप। तो ये इमेज मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसको राइट क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हो, अगर आप अच्छा इमेज, बड़ा इमेज चाहते हैं ना जो सही फिट हो आपकी आर्टिकल के अंदर, तो एक टूल्स में एक और ऑप्शन भी है, मतलब ये लाइसेंस का नहीं है, ये वैसे है। टूल्स के अंदर ये साइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, लार्ज, मीडियम, आइकन। तो लार्ज में क्लिक कर दूंगा तो बड़े इमेजेस मेरे सामने आएंगे, अगर मैंने मेन फीचर्ड इमेज लगाना है तो जरा फिर वो बड़े बड़े इमेजेस मेरे सामने आएंगे, बाकी इमेजेस जो है ना वो हाइड हो जाएंगे, कुछ छोटे छोटे इमेजेस नहीं आएंगे। तो अगर आपको छोटा साइज भी चाहिए, हर तरह का इमेज चाहिए, तो फिर एनी साइज। तो यहाँ पे मैं ये वाला इमेज जो है इसको क्लिक करके इसको मैं अपने आर्टिकल में ऐड करता हूँ। ये भी किसी साइट से आ रहा है, राइट क्लिक किया, इसको मैंने सेव पे क्लिक किया, ये इमेजेस आपके पास, ये सेव हो रहा है, डाउनलोड इसका लिखा हुआ आ रहा है, एक दफा ऐसे इमेज कर ले तो फिर बताता हूँ क्या करना है। सेव पे क्लिक किया, ये इमेज मेरे पास सेव हो गया। ठीक है जी, वो इमेज छोटे साइज में हुआ है, ओपन करके सेव कर लेता हूँ।
इफ यू वांट टू ऐड सेल्फ कैप्चर्ड इमेजेस समवेयर, हाउ टू टैग दैट। तो उन इमेजेस को डायरेक्टली ऐड करें पोस्ट के अंदर, उसमें क्या इशू है? और अगर लिंक देना है, लिंक भी दिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो इमेज जो था मेरे वाला, जो मैं चाह रहा था लेना, क्रिएटिव कॉमन वाला था, ये इमेज था, तो इसका मैं सेव, इन्होंने भी विकिमीडिया कॉमन्स से लिया हुआ है। चलें, सेव, और ये इमेज सेव हो गया, जैसे भी आया मैंने सेव कर लिया। अब आपने क्या करना है, इमेज आप यहाँ पे आके सिंपल अपलोड कर सकते हैं, जहां भी करना है। मैंने टॉप पे शो करवाना है, मैं टॉप पे ऐड करवा सकता हूँ, जहां भी ऐड करवाना है मैं ऐड करवा सकता हूँ। इमेज का साइज वेबसाइट पे बेस करता है, जो यहाँ पे अपेयरेंस वाइज बेस्ट फिट करेगा मैं वो ऐड करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, इमेज यहाँ ऐड करना है, पर इमेज ऐड करने से पहले कुछ एसईओ की चीजें हैं जो आपको अडॉप्ट करनी है, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सको। आप ये भी तो चाहोगे ना कि जब लोग गूगल पे आके सर्च करें और गूगल में इमेजेस पे जाएं तो वहां पे मेरा इमेज भी रैंक हुआ हो, ये भी आपका दिल करेगा। और साथ साथ आपने, क्योंकि अपने आर्टिकल को भी रैंक करना है, तो उसके अंदर जो एसईओ फैक्टर्स हैं, जो जो कंसिडर किए जाते हैं आपकी साइट का ओवरऑल स्कोर लेने के लिए, आपके पेज का ओवरऑल स्कोर के लिए, तो आपने उसके अंदर भी बेनिफिट लेना है। तो करना क्या जी, हमेशा हमेशा कोई भी इमेज आपने अपनी वेबसाइट पे जो ऐड करना है, उसको ऐड करने से पहले प्रॉपर रीनेम करना है, प्रॉपर रीनेम करना है, और प्रॉपर साइज में मेंशन करना है। मैं क्या बताता हूँ आपको कैसे। ये इमेज है जो मैंने डाउनलोड किया, और इसका नाम है जी प्रोटो पोर्टुगल, मेरे ख्याल में वहां का इमेज है, वो बताया हुआ उसने कि ये इमेज है। और मैं क्या करता हूँ जी कि इस इमेज को ऐसे उठा के अपलोड कर सकता हूँ। एक तो ये बात है, ये इसको ये किया जा सकता है, अक्सर आप इमेजेस देखते हो, कैमरा इमेजेस जो होते हैं ना, वो होते हैं जी कोई डिजिट्स होते हैं प्लस कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उनका उनका कंपेयर करके डॉट जेपीजी, जो जेपैग वगैरह जो भी बना होता है। तो ये इमेज जो बना हुआ है ना, पोर्टुगल और प्रोटो पोर्टो बूटो, ये सब कुछ जो है ना, आपका कुछ सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, बरल फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे कर देते हैं, वन डॉट जेपीजी, इस तरह का इमेज उठा के इसको अपलोड कर देंगे। तो आपने हमेशा इमेज को अपलोड करने से पहले रीनेम करना है, और उसको रीनेम करते हुए उसको प्रॉपर सेंस क्रिएट करनी है, बताना है कि व्हाट दैट इमेज इज ऑल अबाउट। और अगर पॉसिबल है तो जो आपके आर्टिकल का मेन कीवर्ड है वो किसी एक इमेज के अंदर आपने यूज करना है, किसी एक इमेज यूज करना है। कैसे जी, मैं सोर्स मेंशन कर दें तो बेटर है इफ्तिखार। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फिर अगर मैंने इस पे अपलोड करना है इस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल का अगर ये मेन इमेज है, इस आर्टिकल का मेन इमेज है, ये इमेज इज नॉट अबाउट फ्रांस, दिस इमेज इज नॉट अबाउट स्कॉटलैंड, दिस इमेज इज नॉट अबाउट ग्रीक या आइसलैंड या नॉर्वे या इटली। ये एक जनरल इमेज है जो मेरे अपनी वेबसाइट का मेन इमेज शो करवाना है सबसे टॉप पे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा मेन कीवर्ड है ना, ये जो कीवर्ड है या मेरा पूरा टाइटल है, मैं इसी से अपने इमेज को रीनेम कर सकता हूँ। उससे फायदा क्या होगा, एक तो इमेज की प्रॉपर सेंस क्रिएट हो जाएगी कि इमेज है क्या, किस चीज के बारे में अपलोड किया जा रहा है। और दूसरा, मेरा अगर कीवर्ड है ना मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस या कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, तो मेरा कीवर्ड उसको रीनेम करते हुए उस इमेज के नाम के अंदर आ रहा है। तो कल को जब कोई गूगल इमेजेस के अंदर सर्च करेगा ना, तो मेरा वहां पे जो ये वाला इमेज है ना, उसके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने बेतुके इमेज अपलोड किए होते हैं वो लोग प्रॉपर इतना रैंक नहीं हो पाते, जिन्होंने प्रॉपर रीनेम करके उसमें वर्डिंग यूज करके प्रॉपर रेलिवेंट टर्म यूज करके अपलोड किया होता है, उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो यहाँ पे रैंक हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, इमेज की एसईओ कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग जी, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन या इमेज एसईओ, हम इसको रीनेम करेंगे प्रॉपर। तो मैं क्या करता हूँ, अपना पूरा टाइटल लेके यहाँ पे आया हूँ, या आप सिक्स वाला पार्ट नहीं भी लगा सकते, अपना सिर्फ कीवर्ड ले आए, क्योंकि बड़ा कंप्रीहेंसिव बड़ा लेंथी कीवर्ड आपका है। तो आपका कीवर्ड अंदर हो और साथ वो कोई भी फ्रेज है, 3 4 5 6 वर्ड का एक पूरा आपने रीनेम किया है, बट उसके अंदर आपका कीवर्ड भी हो। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कीवर्ड ही से आपने नाम करना है, रीनेम करना है। बस जो भी रीनेम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं नाम में, उसके अंदर आप अगर कीवर्ड भी एडजस्ट कर लें तो दी बेस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इमेज को रीनेम करोगे। तो 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप डॉट जेपीजी, ये आपका इमेज हो गया। तो इमेज से भी ट्रैफिक आएगी बिल्कुल। तो अब ये देखो, ये रीनेम मैंने कर दिया, बजाय वन डॉट जेपीजी या वो कैमरा की इमेजेस जो नाम ही अजीब सा होता है, वो करने की बजाय प्रॉपर तरीके से रीनेम करें और उसको ऐड करें। तो अब यहाँ पे क्या है जी कि ये ऐड हो गया, लेकिन इसको ऐड करते हुए आपने काम और करना है कि जो गूगल का एल्गोरिदम है ना, जो इमेज को रीड करता है, जो इमेजेस का एल्गोरिदम है, वो जो स्पेस होती है ना इमेज की, अगर नेम करते हुए आपने स्पेस जो ऐड की है, रीड करता है, स्पेस इज इक्वल टू परसेंटेज, ऐसे रीड करता हूँ। जो गूगल मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंसान नहीं, हम लोग तो
ही रीड करेंगे। जो गूगल का एल्गोरिदम है जिसने इसमें देखना है और इमेज को रैंक करना है, वो स्पेस हमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो गूगल को जिस तरह सही समझ आती है हम उसी जुबान, गूगल को जैसे बात समझती है अगर हम उसी लैंग्वेज में बता देंगे ज्यादा अच्छा नहीं है। एक बंदा है, एक हमारा हूँ जो इंग्लिश भी अच्छी आती है, वो मेरी इंग्लिश पकड़ता है, उसको जर्मन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो जर्मन में मैं अपने क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ। तो मैंने उसकी लैंग्वेज में उसको चीज बता दी, तो उसको कितना इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि बात क्या कर रहा है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो। ठीक है, तो ऐसे ही गूगल जो है वो स्पेस को परसेंटेज कंसिडर करता है, वो समझ तो थोड़ी बहुत आएगी लेकिन उसको उसमें गड़बड़ भी कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक, 15-20। अब ठीक है वॉइस? बताएं जी, वॉइस ठीक है तो मैं आगे स्टार्ट करूं। वॉइस बताएं, रिपीट कर दूं? कहाँ तक सुना है पहले बात? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो गूगल का एल्गोरिदम है ना, जो आपका इमेज है ना, इमेज जो आपने रीनेम किया है, इमेजेस एल्गोरिदम जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो स्पेस होती है ना आपके नाम में, इमेज के नाम में जो स्पेस होती है, वो स्पेस को रीड करता है अंडरस्कोर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो जो गूगल का एल्गोरिदम है ना, वो जो इमेज का रीनेम करते हुए जो इमेज के नाम के अंदर स्पेस आप यूज करते हो, वो उसको जब गूगल देखेगा ना, तो गूगल उसको परसेंटेज कंसिडर करेगा। 6% मोस्ट, परसेंटेज ब्यूटीफुल, परसेंटेज कंट्रीज, परसेंटेज टू, परसेंटेज विजिट, परसेंटेज इन, परसेंटेज यूरोप। वो ऐसे इसको करेगा, ऐसे कंसिडर करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, गूगल को गूगल की लैंग्वेज के अंदर हमने कन्वर्ट करके अच्छे वे से एक्सप्लेन करना है कि असल में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक जर्मन है जिस बेचारे की इंग्लिश अच्छी नहीं है, और वो हमारा क्लाइंट बन गया, हमसे बात कर रहा है और हमें उसे कोई चीज कन्वे करनी है। मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूँ, उसको टूटी फूटी समझ आ जाती है, वो उस चीज को अडॉप्ट करता है। अब कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, मुझे पता है मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, इसको पता नहीं सही समझ आएगी या नहीं आएगी। सही है, तो क्या होगा कि मैं क्या करता हूं कि इंग्लिश में लिखता हूं, एक जर्मन, नेटिव जर्मन हायर करता हूं, उसको मैं पैसे देता हूं, मैं उसको कहता हूं भाई आप इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश मेरी को जर्मन में कन्वर्ट करो, और तब मैंने इसको कोई यूज करना है, चलो वो मुझे जर्मन में कन्वर्ट करके दे देता है, मैं उसको पैसे दे देता हूँ। तो जर्मन लैंग्वेज में जो लिखा हुआ कंटेंट है, मैं उसको अपने जर्मन क्लाइंट को डिलीवर करता हूँ जिसकी इंग्लिश बस पूरी पूरी है। अब वो जब उसको देखेगा ना, तो वो जर्मन में उसी की लैंग्वेज में मैं उसको बता रहा हूँ, तो उसको बड़े आराम से हर चीज समझ आ जाएगी ये क्या कहना चाह रहा है, और मेरा पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम गूगल को ईज देंगे, गूगल की जो लैंग्वेज है हम उसमें ही चीजें कन्वर्ट करके उसको बताएंगे, तो गूगल को हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। जब वो चीज़ें समझ आएंगी तो वो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी करने में हेल्प आउट करेगा हमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब इमेज को रीनेम करते हैं, पहली बात कि इमेज को रीनेम करें प्रॉपर सेंसिबल टेक्स्ट के साथ जो उस इमेज को एक्सप्लेन कर रहा हो, और उसके अंदर अगर आप अपना कीवर्ड भी एडजस्ट कर सकते हैं विद इन दैट टेक्स्ट। ये तो खैर खैर कीवर्ड ही बड़ा लंबा था ना, तो पूरे कीवर्ड ही हमने रीनेम कर दिया है। वरना कीवर्ड 2-3 वर्ड का भी हो तो आप 4-5 वर्ड पे रीनेम कर रहे हो, तो 4-5 वर्ड कोई से भी है उसके अंदर कोशिश करें कि अगर आप अपना कीवर्ड भी एडजस्ट कर लें तो दी बेस्ट हो जाएगा। एक काम। दूसरा काम, जो स्पेसिस है ना, स्पेसिस की जगह आपने रीनेम करते हुए डैश यूज करनी है। स्पेसिस की जगह आपने डैश यूज करनी है, क्योंकि गूगल डैश को स्पेस कंसिडर करता है, गूगल का एल्गोरिथम। एक बोट है ना, तो वो बोट है, वो जिस तरह कंसिडर करता है हम उस तरह से बना के दे देते हैं, हमें क्या लगेगा जी, ये ले। तो मैंने क्या करना है, जब रीनेम करना है इमेज को, तो एक तो उसको प्रॉपर सेंसिबल टेक्स्ट के साथ करना है, रेलिवेंट टेक्स्ट के साथ, रेलिवेंट टर्म के साथ,
और साथ कोशिश करनी है कि विद इन दैट टेक्स्ट मेरा कीवर्ड भी एडजस्ट हो जाए किसी एक इमेज में, हर इमेज में नहीं। फ्रांस का इमेज यूज कर रहा हूँ, तुर्की का इमेज यूज कर रहा हूँ, तो उसमें भी एडजस्ट कर दूं, वैसे नहीं, किसी एक इमेज में। तो जो मेन आपका हेडर इमेज होता है अपने आर्टिकल का, आप उसमें यूज कर लें। तो वो आप टेक्स्ट एडिट करें, उसको प्रॉपर रीनेम करें और उसके अंदर अपना कीवर्ड एडजस्ट करें, और साथ साथ स्पेस को आपने डैश इज इक्वल टू डैश कंसिडर करना है। आपने स्पेस की जगह डैश यूज करना है इमेज को रीनेम करते हुए। अब गूगल इसको, जब गूगल का इमेजेस एल्गोरिथम जो है ना, जब वो रीड करेगा ना, तो इसको 6 स्पेस मोस्ट स्पेस ब्यूटीफुल, इसको प्रॉपर ऐसा ही रीड करेगा। वो डैश इज इक्वल टू स्पेस रीड करता है। क्लियर है जी? मैंने सारा दोबारा रिपीट कर दिया है। तो अगर आप नई डैश ऐड करोगे तो स्पेस को गूगल जो है वो परसेंटेज कंसिडर करेगा, विच इज नॉट गुड। क्लियर है जी? मैंने रिपीट कर दिया है, किसी किस्म का इशू। तो इमेज को रीनेम करना है प्रॉपर टेक्स्ट के साथ, रेलिवेंट टेक्स्ट के साथ, और उसके अंदर अगर आप किसी एक इमेज में अपना कीवर्ड भी एडजस्ट कर लें तो आपको उसका एसईओ का बेनिफिट भी मिलेगा, और ये गूगल इमेजेस में भी रैंक होने में हेल्प आउट करेगा। प्लस आप लोगों ने स्पेस की जगह डैश यूज करनी है इमेज रीनेम करते हुए। जी जी, ये मैंने डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद ये प्रोसेस किया है। जी, परसेंटेज बताया है कि अगर हम लोग डैश यूज नहीं करेंगे इरफान, तो गूगल उसको परसेंटेज, जो स्पेस है उसको इज इक्वल टू परसेंटेज रीड करेगा, विच इज नॉट गुड। तो हमने उसको स्पेस रीड करवाना है, तो स्पेस रीड करवाने के लिए हमें डैश यूज करना पड़ेगा। वर्डप्रेस पर नहीं, दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, किसी भी सीएमएस पे कस्टम बनी हुई है, जो भी बना हुआ है, वहां पे इमेज के लिए ये चीज अडॉप्ट करनी है। जो प्रैक्टिस है गूगल के बताऊंगा, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली बताऊंगा, सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली बताऊंगा, वो दुनिया के किसी भी सीएमएस पे सेम है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि वर्डप्रेस में ऐसा करेंगे और शॉपिफाई में कुछ और करेंगे, सेम करेंगे। बस देखेंगे कैसे होना है वहां पे। कस्टम साइट है तो वहां पे ये कैसे होगा, शॉप साइट है तो वहां पे कैसे होगा, हमें ये जो अपलोड लैपटॉप पे आ जाएगा, उसके बाद उसको रीनेम करना है, और ये सब प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी मैं इमेज फिर ऐड करने की तरफ जाऊंगा। अली रजा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, करवाए जा सकते हैं। जी, ये लैपटॉप के अंदर कर रहा हूं मैं। ये अभी तक जो मैंने प्रोसेस किया है रमशा, ये सारा लैपटॉप में है। अब इस इमेज को मैं वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। अब ये गुड है, अब ये गुड है। अब मैं इसको उठाऊंगा और इसको मैं वेबसाइट पे जाके लाइव करूंगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? गुड हो गया। चलें, अब मैं क्या करता हूं, मैं वेबसाइट पे आता हूं, और ये समझे मैंने टॉप पे यहाँ पे इमेज ऐड करना है। जिस जगह पे इमेज ऐड करना है उस जगह पे मैं करूंगा क्लिक। ये मैंने क्लिक कर लिया स्टार्ट में, और ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये टूल बार जो थी, टूल बार के बिल्कुल ऊपर लिखा आ रहा है ऐड मीडिया। इस को मैं क्लिक करूंगा, ये देख लें आप, ये पिक्चर और ये म्यूजिक वगैरह बने। तो मैं जिस जगह पे ऐड करना चाह रहा हूं उस जगह पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करके बाद मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा। तो मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। क्लिक यहाँ पे करना इमेज, ऐड मीडिया। ऐड मीडिया पे क्लिक किया, मेरे पास अपलोड फाइल्स और मीडिया लाइब्रेरी दो ऑप्शन आ रहे हैं। मीडिया लाइब्रेरी में वो इमेजेस होते हैं जो पहले से अपलोड हुए हुए हैं, यहाँ पे इमेजेस आपको नजर आएंगे। फिलहाल कोई भी नहीं है क्योंकि नई साइट है। और अपलोड फाइल्स के अंदर आप नई फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें, और जो आपने इमेज अपना ऐड किया है, जिसको प्रॉपर रीनेम किया है, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके आप इसको ओपन कर देंगे। ये यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर आर यू यूजिंग राइट नाउ फॉर इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन? कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरा मैकबुक है, आपके पास विंडोज है, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे पास मैकबुक है, आपके पास विंडोज है, दोनों पे एक ही, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल रीनेम किया है मैंने, बस सिंपल रीनेम किया है, कुछ सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया मैंने। चलें, गुड हो गया, क्लियर हो गया। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रही मुझे कि क्यों इशू आ रहा है आज। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ब्राउजिंग ठीक है, हर चीज ठीक है, फिर क्यों इशू आ रहा है, ये समझ से बाहर है। तो ठीक है जी, यहाँ पे अपलोड कर देना है आपने, सेलेक्ट फाइल। और यहाँ पे इमेज जो है मेरा, ये वाला इमेज था जो मैंने रीनेम किया, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड होगा, मेरे पास एयर है जी, मैकबुक एयर है।
मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ऐड हो गया। अब यहां पे इसको मैं इंसर्ट इनटू पोस्ट करूंगा और काम खत्म। लेकिन उससे पहले एक काम आपने और करना है। अगर मैं जाऊं अपने डॉक्यूमेंट पे वापस, साइज पहले भी किया जा सकता है, बाद में भी हल्का फुल्का रिसाइज किया जा सकता है। हम देख लेते हैं उसको कैसे होगा। इफ्तिखार मेरा काम आसान कर रहा है। असल में मैं आपको जो बता रहा हूं ना यहाँ पे, वो ये बता रहा हूँ। इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट आपने किया और एक छोटा सा पार्ट रह गया, उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, इमेजेस ऑल्ट एट्रीब्यूट्स टैग्स या टेक्स्ट, इसको इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसको इमेज ऑल्ट टेक्स्ट टैग्स भी कहते हैं, इसको इमेज ऑल्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे कि आपने रीनेम तो कर दिया, अब आपने क्या करना है कि गूगल जो है ना, आज की डेट तक गूगल के पास इमेज को रीड करने की एबिलिटी नहीं है। इमेज के अंदर क्या है गूगल रीड नहीं कर सकता। ये बात माइंड में रखें अभी तक। आगे क्या होगा, एक दिन आना है कि करेगा, वो मैं आपको अभी से बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल अभी तक, आज की डेट तक, गूगल इमेज को रीड नहीं कर सकता कि इमेज के अंदर क्या है। यही वजह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इमेजेस को प्रॉपर पहले रीनेम किया है ताकि हम इमेज सर्च के अंदर अपने को दाल गला सकें, हमें एसईओ वाइज बेनिफिट मिले। इमेज को ऑप्टिमाइज किया। अब दूसरी बात, इमेज का नाम तो रख लिया था, हम लोग क्या करते हैं अपने इमेज के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया करते हैं हमेशा, गूगल को बताने के लिए कि भाई मेरा इमेज क्या है। जिस तरह से हमने रीनेम किया है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उसको क्या करना है हमने कि कोई भी इमेज जब हम अपलोड करेंगे तो अपलोड करते हुए हमें इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना, अल्टरनेटिव टैग जो है वो असाइन करना पड़ेगा कि व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। खत्म हो गया, मैं सिर्फ ऑल टैग लगाने लगा हूं, ये वाला पार्ट कंप्लीट करने लगा हूं। उसके बाद एंड है लेक्चर का। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट टैग टेक्स्ट जो है, ये जो इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में पहला पार्ट है कि इमेज को रीनेम करो। दूसरा पार्ट है इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो गूगल को बताओ कि व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। आपकी इमेज सर्चेज में भी आप रैंक हो जाओगे और आपका जो ओवरऑल अपने आर्टिकल की रैंकिंग है उसके अंदर जो इमेज की ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है उसमें भी आपको पूरा स्कोर मिल जाएगा। ये फायदा होगा। ठीक है। तो अपलोड इमेज हो गया, सिर्फ क्या करना है, ये जो आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपने बताना है कि इमेज क्या है। तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यहां पे आपने इमेज का जिस तरह से रीनेम किया था, बेशक वही वाला पूरा टेक्स्ट उठा के यहां पेस्ट कर दो उस इमेज के बारे में। हर इमेज का जो भी आप रीनेम करोगे ना, नाम रीनेम करोगे आप, उसी को अल्टरनेट टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। अल्टरनेट टेक्स्ट में क्या यूज है जी, ये मेरा मेन इमेज है, तो मेरा मेन इमेज है, तो इसके अंदर मैं कीवर्ड एडजस्ट करने की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं इसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो दूंगा जिसमें बताऊंगा कि इमेज किस किस चीज के बारे में है, और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर मेरा कीवर्ड एडजस्ट हो जाए। तो जैसे रीनेम करते हुए बात की थी, बस उसमें डैश डैश यूज हुआ था, और जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है उसके अंदर डैश यूज नहीं होता, वो प्रॉपर स्पेसिस के साथ आता है। तो अगर आप लोग अपलोड कर रहे हैं और आपने रीनेम किया हुआ है, तो वही टेक्स्ट उठा के आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। वही बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो भी, उसमें भी आपने ये चीज कंसिडर की है कि नाम जो है वो रेलिवेंट हो, बताए इमेज क्या है, और उसके अंदर कीवर्ड भी हो। तो बिल्कुल ये चीज करनी है। तो ये काम करेंगे तो काम खत्म। बस ये करने के बाद आप इंसर्ट इनटू पोस्ट करेंगे, आपका इमेज ऐड हो जाएगा, और प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड इमेज है। और इसी तरह जितने भी इमेज आप ऐड करोगे उसके साथ आपको ये काम करना पड़ेगा, प्रॉपर रीनेम करें और उसके बाद इमेज ऑल टेक्स्ट दें उसका। और ऑल, हर इमेज के ऑल टेक्स्ट के अंदर कीवर्ड देना जरूरी नहीं है, किसी एक में जरूरी है। और वो मैंने अपने जो मेन मैं यूज कर रहा हूँ इमेज, मैंने उसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। दही भी ले आना, सब्जी भी ले आना, सारा कुछ ले आना। तो मुझे ये बताओ कि समझ आई कि नहीं आई। यहाँ तक समझ आ गई तो छुट्टी, वरना मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना। जी, फर्स्ट हेडिंग भी लिख सकते हैं जो मेन इमेज है, क्योंकि मेन इमेज में आपने एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट हेडिंग उठा के उसको कर दें, इसलिए बड़ा इजी था। अब फ्रांस का जो होगा उसमें लिख दें, सिर्फ फ्रांस लिख दें, ये फ्रांस टूरिज्म लिख दें। वही इमेज का रीनेम हो जाएगा, वही इमेज का ऑल टेक्स्ट हो जाएगा। उसमें कीवर्ड होना जरूरी नहीं है, हर इमेज में कीवर्ड नहीं आ सकता। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में दो काम करने हैं। पहला काम,
रुक गया हूं, यहाँ नया कुछ नहीं है। अब पहला काम कि आपने इमेज को प्रॉपर रीनेम करना है, अपलोड करने से पहले प्रॉपर रीनेम करना है, और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप अपना कीवर्ड एडजस्ट कर सकें। और डैश डैश फॉर्मेट में है, स्पेस नहीं होगी, डैश होगा स्पेस की जगह। और जब अपलोड हो जाएगा तो अपलोड होने के बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है, ऑल टेक्स्ट, उसके अंदर आपने इमेज को एक्सप्लेन करना है और अपना कीवर्ड एडजस्ट करना है किसी एक में। ठीक हो गया? ये करना है। ये करने के बाद अगर आपको समझ आ गई है तो ये इंसर्ट इनटू द पोस्ट कर देना है, आपका काम खत्म। ऑप्टिमाइजेशन के एंगल से यही काम था। बाकी ये जो कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, कैप्शन होती है कि वो इमेज के नीचे अक्सर लोगों ने बताया होता है कि ये काम किस लिए किया है, मतलब ये बंदा, 4 बंदे खड़े हैं, लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, सेंटर में कौन है। तो कैप्शन का मैं सुबह बता दूंगा। इसके बाद आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना है। यहाँ पे आपका इमेज ये आ गया। अब ये इमेज सेंट्रलाइज करना है, अलाइन सेंटर कर दें, जिस साइड पे भी करना है। ये पेंसिल का बटन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, ये जब इमेज पहले से ऐड हो तब आप इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। इमेज साइज छोटा आया हुआ था, मैं फुल साइज पे क्लिक कर देता हूँ, अपडेट, तो ये फुल साइज इमेज आ गया है। तो ये जब इमेज ऐड ऑलरेडी हो तो फिर ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इसको एडिट करते होते हैं, सेंटर में, राइट में, किस साइड पे, साइज उसका क्या हो, ये सब चीजें, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या हो वो बताना होता है, और अपडेट। तो ये आपका इमेज ऐड हो गया। प्रीव्यू करके देखना है तो अभी तक जो हमने पोस्ट बनाई है, पब्लिश नहीं कर रहा मैं, अभी प्रीव्यू कर रहा हूँ। किसी भी टाइम प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट आपने बनाई है वो अभी तक कैसी शो हो रही है। तो फिलहाल ये इस तरह से आ रहा है, टाइटल है, उसके बाद ये सब कुछ आपके सामने जो जो आपने ऐड किए। पब्लिश नहीं करूंगा मैं, सेव करने लगा इसको, मैं सेव टू ड्राफ्ट्स करने लगा हूँ। उससे ये क्या होगा कि ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा और कल हम इसको यहीं से आके आगे एडिट कर लेंगे। बताएं जी, यहाँ तक कोई इशू हुआ? आज मैंने जो किया है, आज आपको सिर्फ ये करवाया है, हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा सा वर्डप्रेस का बैकग्राउंड, वर्डप्रेस का भी बताया, बेसिक्स बताई, उसके बाद हेडर ऑप्टिमाइजेशन किया है, इमेज ऑल टैग का किया है। कल हम इंटरनल लिंकिंग कर लेंगे, परमालिंक स्ट्रक्चर भी कर लेंगे, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी कर देंगे। तो ये 3 तो मसला ही नहीं, इकट्ठे ही होने हैं, और ये दोनों भी होपफुली हो जाएंगे, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये आर्टिकल के साथ ही ये सारे काम होने हैं। बताएं जी, ऑल क्लियर? सोर्स कल बताऊंगा, अभी यहीं पे होल्ड, यहीं पे बंद करते हैं, बस खत्म करें यहाँ पे। इमेज ऐड करना आ गया, अब सोर्स कैसे लगाना है, कैप्शन क्या होती है, वो मैं आपको सुबह बता दूंगा। अभी तो थीम नहीं लगा हुआ, अभी कहाँ से अच्छा लग रहा है, अभी तो वैसे बेसिक से ही आ रहा है। मरियम को प्लीज गाइड कर दें, जो लेक्चर उनका मिस हुआ है, कोई भी, अल्लाह आपको जजा देगा। तो मरियम को हेल्प आउट कर दें कोई भी, और फिर भी मरियम को इशू हुआ तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है जी, मैं अब स्ट्रीम पे लेने लगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये लेक्चर अब आपने क्या करना है, आपके पास छोटा सा काम है, अपना आर्टिकल उठाओ, उसको पेस्ट करना है, सिर्फ हेडर टैग साइन करने हैं और एक इमेज अपलोड करना है, बस। अब करने में आओ तो 10 मिनट का काम नहीं है ये, आप सबको पता है इस चीज का। तो प्लीज ये 10 मिनट करके आ जाना, इतना काम कर लेना कल तक जी। जो जाना चाहता है चला जा सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक। लेकिन ये काम करना है आपने, अटेंडेंस बस याद से मार्क करके जाना, अटेंडेंस ना किसी की मिस हुई हो। तो ये जो मैंने अभी तक करवाया है, ये बस 10 मिनट लगा के सुबह तक ये करके आना। और बाकी जिनके क्वेश्चंस हैं वो रुके हैं, जो जाना